तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये 9th एपिसोड है और जो इस सीरीज की ओजी ऑडियंस होगी उन्होंने अभी तक यहाँ पे इसके 8th एपिसोड को देख लिया होगा। वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, मैंने उसे मर्ज कर दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। इसलिए अभी तक अगर तुम लोगों ने यहाँ पे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो फिर जाके देख लो, उसका लिंक तुम्हें यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा टाइम स्किप के साथ में। तो बिना किसी देरी के 9th एपिसोड को शुरू करते हैं। इसे खुद ही आगे बढ़ता है जो की यहाँ पे लिंक्यू से कहता है की उसे यहाँ पे इस एपिसोड की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो इसे रख सकता है। लिंक्यू भी मना कर रहा था, ये कहते हुए कि ये उसके बाद में काम आ सकते हैं, लेकिन तभी जुआन जी उसे कहता है नौटंकी ना करो, जो चीज मिले चुपचाप उसे रख लो। तो जियांग भी शॉट देते हुए ये कहता है कि उसने यहाँ पे जी फैमिली की ईस्ट ग्रोथ क्रॉप्स का इस्तेमाल किया था और तब उसी की वजह से वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बना है, इसलिए वो इस शॉट को रख सकता है। ये एक तरीके से पे बैक हुआ। जियांग भी इसी बारे में सोचता है कि साउजिया को यहाँ पे ईस्ट गॉड के क्रॉप से काफी ज्यादा फायदा हुआ था, तो वो एक तरीके से यहाँ पे लिंक्यू का उधार ही चुका रहा है। जिसके बाद लिंक्यू आगे बढ़ता है जो कि उस शॉट को टीम करता है और उससे यहाँ पे अपना मास्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज करवा लेता है। जुआन जी लिंक्यू से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने यहाँ पे अपनी बॉडी को ना ही डिटॉक्सिफाई किया है, साथ ही में तुमने यहाँ पे अपनी बॉडी को रिकवरिंग स्टेज पे भी डाल दिया है और जब तुम रिकवर हो जाओगे तो फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिंक्यू आगे से कहता है कि इन सब का श्रेय यहाँ पे जियांग चन को जाता है। तो जियांग यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि तुम लोगों निकलो, तब तक मैं यहाँ पे यामाता नो ओकामी को खर्चा पानी दे के आता हूँ, उसने जो तुम लोगों को यहाँ पे परेशान किया है। तो जुआन जी लिंक्यू से कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जियांग तुम्हारे लिए गुस्सा है। तो फिर हम लोग सुसानो को देखते हैं जिसकी सर्विस कुछ ज्यादा ही तगड़े तरीके से चल रही थी। सब वो यहाँ पे जियांग को बताती है कि इसकी बॉडी तो हम लोगों ने कब की चट कर ली है, इसकी सोल ही बची हुई है, जिसके भी हम लोगों ने धज्जियां उड़ा दी हैं, टुकड़ों में बट चुका है ये, और अगर ऐसा 2-3 सेकंड के लिए और चला तो ये अपने प्राण त्याग देगा। जियांग उससे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, चलो वापस आ जाओ। इसके बाद जियांग साउजिया को बाहर निकालता है, अगर तुम भूल गए हो तो फिर साउजिया यहाँ पे सोल्स के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है, अगर उसे सोल दी जाए तो वो यहाँ पे इवॉल्व हो सकता है। इसलिए साउवो का मुंह बन गया था, लेकिन वो उसे जाने देती है छोटा भाई बोल के। लेकिन साउजिया अभी भी यहाँ पे साउवो को अपनी छोटी बहन मान रहा था। जिसके बाद वो खाना तो अपना चट कर लेता है और क्या बोलो भाई, सोलिड ओवर की है उसकी। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। साउजिया की बुद्धि बिल्कुल खराब थी, पढ़ने के मामले में ये तेज है, लेकिन इसकी सोशल स्किल सबसे खराब है, तो इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कब यहाँ पे किसको बड़ा बनाना चाहिए और किसको छोटा। वही पे जुआनजी और लिंक्यू इन दोनों की भाई फटके हाथ में आ जाती है जब ये देखते हैं कि यहाँ पे साउजिया ने इतनी आसानी के साथ में 10th लेवल के बंदे की डिवाइन सोल को डिवोवर कर लिया मिल्क शेक समझ के। वही पे जुआनजी अपने मन के अंदर सोचता है कि जियांग के पास पहले ही यहाँ पे 9 विंग मियास्मा है जो कि नीदर वर्ल्ड से आता है, और साथ में ये सिंग वाले लौंडे की तो बात ही अलग है, ये तो सीधा डिवाइन सोल ही चट कर जाता है। जिसके बाद वो सावो के बारे में भी बोलता है कि इसके अंदर से भी यहाँ पे 5 एलिमेंट ऑफ एसेंस की खुशबू आ रही है। जियांग उन दोनों से कहता है कि ज्यादा बुद्धि ना चलाओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे उन दोनों को सावो और साथ में साउजिया से मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये तो सावो है, इसके बारे में तुम्हें पता होगा, और ये छोटा वाला साउजिया है जो कि मेरी बॉडी के साथ मर्ज होकर मेरी फिजिकल बॉडी को यहाँ पे इनहेंस करता है। और तुम लोगों ने जो मेरे डार्क गॉड टायर के प्रोफेशन के बारे में सुना है वो यहाँ पे साउजिया की वजह से ही होता है। अचानक से ये पूरी जगह हिलने लगती है, तो फिर जियांग आगे से बताता है कि ग्रैंड ट्री के बैटल की वजह से हो रहा होगा। लिंक्यू उससे पूछता है कि हम लोग चल के मदद करेंगे, तो जियांग आगे से कहता है नहीं, ग्रैंड ट्री अकेले ही हैंडल कर लेंगे, वो 1 मैन आर्मी है। तो लिंक्यू यहाँ पे जियांग से पूछता है कि वो पेड़, इसकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे इन कीड़ों से भी ज्यादा है, यहाँ तक कि उसने अकेले ही यहाँ पे उस एशियन विंग को हरा दिया था और उसकी यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी थी। जिसके बाद वो जियांग से पूछता है कि वो पेड़ है क्या चीज। तो जियांग बताता है कि वो मेरे कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर रहता है जब से मैं अवेकन हुआ हूँ, और मेरा यहाँ पे जो गॉड लेवल का प्रोफेशन है स्पिरिट नोश्योर, मुझे भी नहीं पता है कि वो असल में है क्या, लेकिन वो मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि वो कोई मिस्टीरियस पावरफुल फोर्स है। तो लिंक्यू आगे से ये बोलता है कि समय आने पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जिसके बाद ये स्पेस यहाँ पे टूटने लगता है, तो ये सभी लोग बाहर निकलते हैं। जिसके बाद साउजिया इन लोगों को रास्ता दिखाता है और ये लोग उसे फॉलो करते हुए बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद हम लोग यामाता नो ओकामी को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे हेवनली समाधि फायर का इस्तेमाल करता है। ग्रैंड ट्री के सामने इसकी एक नहीं चलती, वो आगे से कहते हैं इस आग के साथ में बचपन में खेलता था, ज्यादा बोलोगे तो मूत के बुझा दूंगा। और ग्रैंड ट्री को उस आग के ऊपर से कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से बढ़िया थे। तो फिर यामाता नो ओकामी आगे से यहाँ पे एसिड का इस्तेमाल करता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हें गला देगा। तो ग्रैंड ट्री आगे से उसे फूंक के कहते हैं कि अच्छा है, मजा आ गया, बड़े दिनों से फेफड़ों को मजा नहीं आया था, कुछ और भी है तुम्हारे पास, इससे तो कुछ होने नहीं वाला। इससे यामाता नो ओकामी की फट जाती है, वो आगे से बोलता है कि पेड़ हो कि क्या भला, साला तुम्हें टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे, किस मिट्टी के बने हो। इस पे ग्रैंड ट्री आगे से बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं सकते मैं कि मैं कहां से आया हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर यामाता नो ओकामी आगे से यहाँ पे बिजली का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी ग्रैंड ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं होता, उनकी एक जड़ तक नहीं उखड़ती। तो फिर ग्रैंड ट्री उसे कहते हैं कि हो गया तुम्हारा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन कोई और तुम्हारे साथ पक्का करेगा अगर वो करना चाहे तो। यामाता ओकामी को कुछ पता भी नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अगले ही पल ग्रैंड ट्री उसे यहाँ पे एक पल के अंदर ही पकड़ लेते हैं, अपनी जड़ों
या फिर बिलो का इस्तेमाल करते हुए वगैरह वगैरह। इसके बाद वहीं से सिंसिटो के यहाँ पे साउजिया के ऊपर आ जाता है, जो कि इन लोगों को एक पेड़ के पास ले आता है, ये बताते हुए कि यही है डिवाइन सोर्स एलेक्सियर। जिसके बाद जियांग उन लोगों से पूछता है कि ये क्या चीज है भाई, तो वो लोग उसे बताते हैं कि ये डिवाइन सोर्स फ्रूट है, इनमें से एक पक्का यहाँ पे सुसानो को दिया होगा, तभी वो यहाँ पे 10th लेवल पे एडवांसमेंट पा पाया। हमें बताया जाता है कि हर एक कंट्री के पास यहाँ पे इसी तरीके का डिवाइन सोर्स एलेक्सियर होता है, जिसको डिवाइन सोर्स फ्रूट के अंदर बदल दिया जाता है। जब यहाँ पे 10th ट्रांसफॉर्मेशन हेमनली सील ओपन होती है, तब ये फल पक जाते हैं, जिसके बाद दोबारा 1 साल के बाद में पकते हैं। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये मरते हुए को जिंदा कर दें और डायरेक्ट 9th लेवल से 10th लेवल पे तुम्हें यहाँ पे बूस्ट दे सकते हैं। अब बस इसमें सिर्फ एक ही कम है कि जब तुम एक बार यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लोगे तो फिर तुम उसी लेवल पे लॉक हो जाओगे जिसपे ये तुम्हें बूस्ट करेगा। 9th पे हो और इसका इस्तेमाल करके तुम 10th पे चले गए तो फिर तुम आगे यहाँ पे एडवांसमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि 11 पे नहीं जा पाओगे। जियांग यहाँ पे जुमाजी से पूछता है क्या इनका इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब ये पके ना हो, तब भी क्या यहाँ पे 9th से 10th पे जा सकता है? तो जुआनजी आगे से बताता है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे 30% चांस रहेगा कि कोई 9th से 10th पे जा पाए, लेकिन जो यहाँ पे 9th लेवल से नीचे रहेंगे इसका इस्तेमाल करने से उनके स्टैट्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो पाएंगे। लेकिन दुख की बात यही रहेगी कि वो आगे जाके सिर्फ 10th लेवल तक ही अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे, जिसके बाद वो आगे नहीं कर पाएंगे। तो जियांग आगे से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके बाद वो उन सभी फलों को तोड़ लेता है, ये कहते हुए कि हमें इन्हें पकाने का समय नहीं है। और वो यहाँ पे जुआनजी को ये फल देते हुए कहता है कि जिनको भी इनकी जरूरत हो उन्हें बांट देना, अभी राजिया को इनकी जरूरत है। तो वो लोग जियांग से पूछते हैं कि तुम्हारे बारे में क्या, तो जियांग आगे से कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ पे कई सारी कंट्री से जाने वाला है, तो फिर वहाँ पे भी इस तरीके के और भी कई सारे फ्रूट होंगे। तो फिर जुआनजी और लिंग यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि इनका काम हो चुका था। जिसके बाद जियांग सावो से कहता है कि अब तुम जाके यहाँ पे उसे खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर सावो आगे बढ़ते और उस पेड़ को ही निकल जाते हैं क्योंकि यही डिवाइन सोर्स एलेक्सियर था। वहीं पे साओ जियांग से पूछता है कि मैंने ये ढूंढा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्या? तो जियांग उससे कहता है कि अपनी छोटी सिस्टर को खाने दो, तुम्हें बाद में माल मिलेगा, अभी के लिए वापस जाओ। तो ये जियांग को ताना दे के वापस चला जाता है। उतने में सावो ने सारा सोर्स यहाँ पे एलेक्सियर डिवोवर कर लिया था, तो उसका पेट भर जाता है, तो वो सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अब सिर्फ 4 सोर्स एलेक्सियर की जरूरत थी यहाँ पे डिवाइन लाइफ ट्रांजिशन के लिए। उतने में ग्रैंडपैट्री बाहर निकलता है, जो कि जियांग को बताता है कि जल्दी से बाहर आओ। जैसे वो बाहर निकलेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ग्रैंडपैट्री डायरेक्ट यहाँ पे सेक्रेट माउंटेन को डिवोवर कर लेंगे। तो जियांग आगे से ग्रैंडपैट्री को मना करता है क्योंकि उसे भी अभी यहाँ पे साइतो को बाहर निकालना था। जिसके बाद वो ग्रैंडपैट्री से पूछता है कि वो परमोटल क्रीचर कहाँ पे गया भाई, कहीं तुम उसे खा तो नहीं गए? तो ग्रैंडपैट्री आगे से बताते तब बसूरत था कि खाने का मन ही नहीं किया। हालांकि ग्रैंडपैट्री ने यहाँ पे यामाता नो ओकामी को यहाँ पे रिफाइन करके डिवाइन पेट फ्रूट के अंदर बदल दिया और उसे यहाँ पे डाल के ऊपर लटका दिया। और जियांग से बोल रहे हैं जल्दी इसे तोड़ लो भैया, ये मेरे डाल पे अगर 2 सेकंड और रहा तो नीचे गिरा दूंगा आम की तरीके में इसको। इस पे तो जियांग भी एक पल के लिए सोचता है कि ये ग्रैंडपैट्री है कौन सी भला भाई, अलग ही लेवल के बंदे हैं। जिसके बाद हम लोग शहीदों को देखते हैं और ये टेसुए बाहर रहा था क्योंकि इसको लग रहा था कि जियांग मारा गया है सुसानो के साथ भिड़ते हुए, और ये खुद को कोस रहा था कि जियांग इसकी वजह से मारा गया है। उतने में जियांग यहाँ पे आता है कि काहे लिए टेसुए बाहर हो भाई, तुम पे तो सूट भी नहीं करता, तुम तो गंजे हो। शहीदों उससे पूछता है कि तुमने सुसानो को निपटा दिया क्या? तो जियांग आगे से कहता है हाँ भैया निपटा दिया उसको। जिसके बाद वो साइतो को यहाँ पे आजाद करता है, तो साइतो तुरंत ही अपने लॉयल्टी को यहाँ पे मर्ज करने लगता है, ये कहते हुए कि अब वो उसके एहसान को कभी भी नहीं भूलेगा, वो क्या उसकी पूरी फैमिली नहीं भूलेगी। तो जियांग उससे कहता है कि यहाँ से बाहर चलते हैं, इससे पहले कि हम लोग ग्रैंडपैट्री के पेट के अंदर चले जाए। तो साइतो आगे से बताता है कि वो चल नहीं सकता है, उसके पैरों के जो टेंडन है उन्हें यहाँ पे काट दिया गया है। तो जियांग आगे से डिवाइन सोर्स फ्रूट को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि ये चख लो फिर। वहीं पे बढ़ो, इसके लिए मैं नौटंकी कर रहा था। तो जियांग उसे बोलता है खुद खाओगे या मैं मुंह में घुसा दूं? तो फिर तो चुपचाप डिवाइन सोर्स फ्रूट को खा लेता है। वहीं पे इसको खाने के बाद में जैसा कि जुआनजी ने बताया था कि मरते हुए को भी जिंदा कर दे, तो फिर इसके जितने भी चोटें थे वो सभी यहाँ पे ठीक हो जाती हैं, और जो आंखें निकाल ली गई थी वो दोबारा उगाती हैं, पौधे जो हैं। साथ ही में साइतो यहाँ पे 9th लेवल पे एडवांसमेंट पा गया था। तो जियांग उसे कहता है बढ़िया है, लेकिन नौटंकी के लिए टाइम नहीं है, तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। तो फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि डिवाइन सोर्स फ्रूट है यहाँ पे उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहता है जिनका लेवल 9 से नीचे हो। साइतो ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर 10th लेवल को ही हासिल कर पाएगा, और ये इसकी जिंदगी का गोल भी था। साथ ही में जियांग को इससे एक फायदा और भी है कि अगर वो कभी भी यहाँ पे जियांग के लिए डिसलॉयल होता है तो वो इसीलिए यहाँ पे उसे एलिमिनेट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग ग्रैंडपैट्री को देखते हैं जो कि माउंट फूमी को डिवोवर करना शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि माउंट फूमी के अंदर से एक लाजवाब एनर्जी फ्लो बाहर निकलता है, जिसको देख के साइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये लेजेंडरी एंसेस्ट्रल वेन ऑफ हेवन एंड अर्थ था। हमें यहाँ पे इस एंसेस्ट्रल वेन ऑफ हेवन एंड अर्थ के बारे में बताया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जब ये एरा शुरू हुआ था तब ये जड़ें ही थी जिन्होंने यहाँ पे इस प्लेनेट को बनाया था, और यही वो जड़ी थी जिन्होंने यहाँ पे इस पूरी चीज को यहाँ पे निचोड़ा था और उसे यहाँ पे पाला पोसा था। फिर वो चाहे स्पिरिचुअल वेन्स हो, ट्रेजर्स हो, ब्लेस्ड लैंड्स हो, चाहे वेपन हो, चाहे परमोटल क्रीचर हो। वह जियांग ये देख के हैरान था कि ग्रैंडपैट्री इस हद तक आगे बढ़ गए यहाँ पे कि वो डायरेक्ट एंसेस्ट्रल वेन ऑफ हेवन एंड अर्थ को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वह जियांग के आंखों के सामने ग्रैंडपैट्री यहाँ पे
पे उस वेन एंड अर्थ को पूरी तरीके से डिवोवर कर लेते हैं। वह जियांग इसी बारे में सोच रहा था कि जब ग्रैंड पटरी ने बोला था कि ये सेक्रेट माउंटेन उनकी मदद करेगा यहाँ पे उनकी जो इंजरी है उसे यहाँ पे रिकवर करने में और हील करने में, तो जियांग इसी बारे में सोच रहा था कि ग्रैंड पटरी को यहाँ पे वो चोट कैसे लगी होगी और किसने दी होगी। जिसके बाद ग्रैंड पटरी वहाँ से गायब हो जाते हैं और जियांग के कॉन्सिनेंस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे एक और रेनबो फ्रूट आ गया था। लेकिन वैसे ही सीन सेट होकर यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि अभी भी यहाँ पे बगावत कर रहे थे और वो यहाँ पे आयका को उसका काम ढंग से करने के लिए नहीं दे रहे थे। इनके ग्रुप को अभी भी यही लग रहा था कि यहाँ पे यामाता नो ओकामी जीत जाएगा और वो जियांग को हरा देगा, इसलिए अभी लोग यहाँ पे याका के खिलाफ जा रहे थे और उसे यहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं और आयका से बोलते हैं कि जियांग अब तक तो यहाँ पे मर के धूल में बदल गया होगा, लेकिन आयका उनकी बातों के ऊपर अभी भी यकीन नहीं करती। तो वो बंदा आगे से कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या, ताकामागाहारा पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरा का पूरा माउंट फूमी उड़ गया और तुम्हारा मास्टर भी तो वहीं गया हुआ था ना साइतो को बचाने के लिए, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। तो ये दोनों अभी भी फालतू की बहस कर रहे थे और ये बंदा अभी भी यहाँ पे यामाता नो ओकामी की तारीफ करे जा रहा था। एक बार तो आयका को भी लगता है कि यहाँ पे इसकी बात में दम है, लेकिन वो यकीन नहीं करती। इसके बाद ये आयका से कहता है कि या तो सरेंडर कर दो या फिर यहीं पे ही मारी जाओ। वह पे जितने भी लोग आयका को फॉलो कर रहे थे वो उसे कहते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर हम लोग यहाँ पे मारे भी जाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की चॉइस थी। जिसके बाद ये लोग आयका के ग्रुप के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आयका को ग्रुप आगे से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बंदा अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पे आयका के ऊपर हमला करता है तो फिर इसकी कल्टीवेशन ज्यादा थी, तो ये इजीली यहाँ पे आयका को हरा देता है। तो आयका दूर जाके गिरती है। जिसके बाद ये आयका के ऊपर फाइनल ब्लो मारने को आगे बढ़ ही रहा था, वहीं पे आयका को लग ही रहा था कि उसका खेल खत्म। उतने में साइतो खुद ही यहाँ पे आ जाता है, जो कि इजीली यहाँ पे उस बंदे की शॉट को पकड़ लेता है और आयका यहाँ पे साइतो को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे वो साइतो से पूछती है कि जियांग के बारे में क्या, कहीं वो निपट तो नहीं गया। तो साइतो आगे से बताता है कि वो बहुत जल्द यहाँ पे आता ही होगा। तो ये साइतो से कहता है कि तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम भी निपट गए। जिसके बाद साइतो को बताने लगता है कि हम दोनों यहाँ पे 80 लेवल पे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये लेजेंडरी स्वॉर्ड है। तो साइतो आगे से अपनी पावर का जलवा दिखाते हुए कहता है कि ऐसा क्या। जिसके बाद बस वो इजीली यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करते हुए ही उस बंदे की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे यहाँ पे उस बंदे को समझ में आ जाता है कि साइतो बहुत ही जल्द 9th लेवल पे जा चुका है। जिसके बाद अगले ही पल यहाँ पे जियांग भी आ जाता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि 2 दिनों के लिए ताकामागाहारा के अंदर रुक क्या गया, बाहर निकला तो लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। तो फिर लोग जियांग से पूछते हैं कि यामाता नो ओकामी के बारे में क्या वो अभी भी जिंदा है। तो जियांग आगे से कहता है कि हाँ, वो मेरा पेट बन चुका है, ज्यादा चिंता ना करो। जिसके बाद जियांग मियास्मा को रिलीज करता है और उन सभी लोगों से कहता है कि एक को भी ना छोड़ना, सबको कंज्यूम कर लो। तो फिर वो सभी तेजी के साथ आगे बढ़ के उस बंदे के जितने भी साथी थे उन्हें यहाँ पे कच्चा चबा जाते हैं। तो अब ये बंदा डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट करने पे आ जाता है। तो जियांग उससे कहता है 3 दिन पहले मौका मिला था भाई, काहे नहीं लिया, लीड फी का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, दर्दनाक मौत मिलेगी। जिसके बाद वो सभी मियास्मा उसको भी डिवोवर कर लेते हैं। जिसके बाद जियांग नाइटविंग मियास्मा को पूरी तरीके से रिलीज कर देता है, जो कि यहाँ पे इर्द गिर्द घूमते हुए इन्हें जो भी बंदा दिखाई दे रहा था सराइन वाला, वो उनको यहाँ पे डिवोवर कर जा रहे थे। ये एक तरीका था इन सभी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने का, इससे ये लोग यहाँ पे खुद को अपग्रेड कर पाएंगे। और ये दोनों जियांग के स्टंट को देख के हैरान थे कि ये तो जियांग को हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकला। वह जियांग उन दोनों से कहता है घुटनों पे क्या बैठे हुए हो, इस कंट्री का फ्यूचर अब से तुम दोनों के हाथों में है। तो फिर तो आगे बढ़ता है, जो कि इस कंट्री के यहाँ पे कमान संभालता है और वो यहाँ पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स देता है, यहाँ तक कि ऑर्डिनरी लोगों को भी। जियांग उसे कहता है मियास्मा बाहर गए हुए हैं और उन्हें 1 से 2 दिन लग जाएंगे पूरी तरीके से सराइंस को खाली करने में, तब तक मेरे लिए एक जगह ढूंढ दो ताकि मैं आराम कर सकूं। तो फिर वो लोग जियांग के लिए मस्त एक होटल का इंतजाम कर देते हैं। वह जियांग आयका से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये अपनी स्किल्स बताने लगती है कि इसने यहाँ पे कई तरीके की मसाज के बारे में सीखा है, अगर जियांग को जरूरत हो तो जियांग उससे कहता है नहीं जरूरत है, निकल जाओ यहाँ से। तो फिर हम लोग साओ चान को देखते हैं, जो कि यही बोल रहे थे कि बाकी लड़कियों को समझ में नहीं आता कि जियांग ऐसा इंसान नहीं है और न ही जियांग के पास कोई फीलिंग्स है उनके लिए। तो जियांग उसे कहता है तुम ही हो जो तुम मुझे अच्छे से जानती हो। तो जियांग साओ चान से कहता है कि यही बात तुम्हारी क्यूट लगती है, तो ये शर्मा जाती है। उतने में जियांग की नजर यहाँ पे ग्रैंड पटरी के ऊपर पड़ती है, तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके थे। जियांग आगे से कहता है क्या लपेटा है आपने जो आपका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो गया। ग्रैंड पटरी आगे से फ्रूट और साथ में रेनबो फ्रूट को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं निकल ले इससे पहले कि मैं थप्पड़ मार दूं। इसके बाद जियांग यहाँ पे पेट फ्रूट को जैसे ही ओपन करता है तो फिर उसको यहाँ पे यामाता नो ओरिची मिल जाता है, जो कि अभी भी यहाँ पे 10th रैंक के अंदर था। इसका पावर ओवर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बस यहाँ पे इसके जो मूड स्विंग्स हैं उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, पालतू बना दिया गया है इसको जियांग का बस। इसलिए इसका जो लेवल था वो 299 था और इसके पास इसकी सारी एबिलिटीज थी। इसलिए जियांग काफी ज्यादा चीखता है कि साला मैं 133 पे हूँ और ये 299 पे कैसे है। जिसके बाद वो किलिन से मुकाबला करते हुए बोलता है कि अगर ये 299 पे है तो फिर किलिन इससे और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे डाजिया का जो फ्यूचर है, सॉरी जो हिस्ट्री है, वो यहाँ पे साकुरा कंडे से कई गुना ज्यादा पुरानी है। इसके बाद जियांग ग्रैंड पटरी की तरफ देखते हुए यही सोचता है कि ग्रैंड पटरी असल में है कौन सी बला, इन्होंने इतनी आसानी के साथ में इस 10th रैंक के क्रीचर को मेरा पेट बना दिया, इनकी बैटल नहीं देख पाया, काफी ज्यादा बढ़िया होगी। तो जियांग ग्रैंड पटरी के
जितने भी यहाँ पे मोमेंट्स थे उन सभी को याद करा था कि वो कितने ज्यादा गैंगस्टर टाइप में है, कि वो यहाँ पे उस ईस्ट एंड फिगर को अपनी उसकी गुफा से बाहर निकाल लाए और उसकी यहाँ पे तंदूरी बना के मेरे पेट्स को खिला दिया। जिसके बाद वो ग्रैंड पटरी की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम सच में मेरे प्रोफेशन से ही बाहर निकले हो ना, या फिर तुमने इसका सिर्फ छलावा किया है अपनी पहचान छुपाने के लिए। तो जियांग काफी सारे सीक्रेट्स को अभी जानना चाहता था, उतने में ही साओ चैन बाहर निकलती है जो कि उससे कहती है कि अगर वो हेवन के सीक्रेट्स को अभी जानने की कोशिश करेगा तो फिर उसे कोई भी फायदा नहीं होगा, जब समय आएगा तो फिर उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उतने में ओरिची पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो जियांग आगे से कहता है ये इतना भी भद्दा नहीं है जितना ग्रैंड पटरी बोल रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका यहाँ पे मूड स्विंग ठीक कर दिया गया, इसलिए पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। जियांग को अपना मास्टर बोल रहा था, हालांकि इसकी आवाज अभी भी ओल्ड फैशन वाली थी, यानी कि बुढ़े वाली ही थी। खैर उतने में यहाँ पे साउजिया आता है जो कि जियांग को बताता है कि उसके लगे पड़े हैं, उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सभी के पास स्पिरिचुअल पेट्स हैं, लेकिन इसके पास एक भी नहीं है, इसलिए वो सभी इसको नीचा दिखाते हैं और ये इस तरीके से ये सभी चीजें बुलिंग के अंदर भी चेंज हो सकती हैं। जियांग आगे से कहता है बोलना, तेरे को ये पेट चाहिए, नाटक क्यों बोल रहा है साले, तू एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर, वो तुझे कैसे बुली कर सकते हैं, तू लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड है। खैर जियांग साउचिया को यहाँ पे ओरिची दे देता है, ये कहते हुए रख लो, लेकिन याद रखना इसे नॉर्मल लोगों के साथ भिड़ने न देना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें बोलता है कि चिंता ना करो, मैं मॉडल स्टूडेंट हूँ, यानी कि पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज है, अभी तो बोल रहा था कि तेरी बुली होती है। और साउजिया तुरंत ही ओरिची को पाके उसका नामकरण कर देता है और उसको पीपी स्नेक रख देता है, जिसपे ओरिची भड़क जाता है, ये कहते हुए कि साले सूसू वाला सांप थोड़ी ना हो। और वो जियांग से कहता है कि मैं परमोडियल स्पिरिट हूँ, तुम मुझे एक बच्चे को दे रहे हो उसकी सवारी बना के। जिसपे जियांग कुछ कहता है उससे पहले ही साउजिया बोलता है कोई जरूरत नहीं है, इसके पास इसकी खुद की पर्सनैलिटी है, ये मुझे पसंद आया, और रही बात मेरे खुद के पेट की तो फिर मैं उसे खुद ही यहाँ पे ट्रेन कर सकता हूँ। जिसके बाद ये अपने ऑरा को रिलीज करता है, साथ में अपने एक दो बच्चों को भी, जिससे ओरिची के 8 सरों को समझ में आ जाता है कि वो कितने पानी में है, ये ओरिजिन ऑफ अंडरवर्ल्ड है जो कि गॉड्स और डीमन को भी डिवोवर कर सकता है। जिसके बाद साउजिया आखिरी चस्का देते हुए कहता है समझ गए ना, अब से तुम्हें मेरा ही कहना मानना है पीपी। जिसके बाद ये पीपी से कहता है कि साइज बड़ा करो, जिसके बाद वो उसके ऊपर बैठ के उसकी सवारी करने लगता है और उसे कहता है तेज भागो, फरारी को टक्कर देनी है। तो फिर ये इसके राइड के मजे लेते हुए बताता है कि इसकी क्लास में एक लड़की है जिसके पास 3 सर वाला सांप है, और अगर इसके पास 8 सर वाला आ जाए तो फिर वो यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उसने ये बोला था। बाय द वे इसके पास पहले से ही 2 गर्लफ्रेंड है जिससे जियांग की किलस रही थी। वो आगे से भड़कते हुए कहता है कि मैं साला बाल ब्रह्मचारी और ये करे साला परियों की सवारी, ये तो फैमिली के ऊपर दाग लगा देगा। वो जियांग को भड़कता हुआ देख के साओचन मजे ले रहे थे, जिसके बाद ये साउजिया को चिल्ला के बुलाता है कि इधर आओ साले। तो उतने में ये ओरिची की स्पीड बढ़ा के और तेज भाग जाता है। तो साओचन जियांग को समझाती है कि जैसे वो जा रहा है उसे जाने दो, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो फिर वो और ज्यादा भागेगा। जो हुआ भी, जो वो कर रहा है करने दो, जैसे ही वो लड़कियां इसका दिल तोड़ेंगी और ये जब असली आशिक बन के गन्ने का जूस पिएगा और लहराता फिरेगा तब इसे समझ में आ जाएगा। तो फिर जियांग उसको इग्नोर मारता है और अपने फ्रूट वाले काम में लग जाता है, जिसके बाद से सतरंगी फल को खोलता है तो फिर उसके अंदर से इसको यहाँ पे 10th रैंक का जियानमू सीड बाहर निकलता है। जियांग को पे इस सीड के बारे में बताया जाता है, तो जियानमू ट्री था, उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद ये सिर्फ इकलौता सीड बचा हुआ है। तो जियांग इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हेवनली कोर्ट के टॉप को बना सकता है, क्योंकि जियानमी ट्री वहीं पे ही रहता है। वहीं पे इसका काम यही था कि जब इसे प्लांट कर दिया जाएगा तो फिर ये पूरे वर्ल्ड की उस नेशन के, यानी कि जैसे राजिया कंट्री है वहाँ की नेशन के फॉर्चून को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे हेवनली अर्थ के वेन्स के ऊपर काम करता है और उनकी यहाँ पे पावर को बढ़ाता है। और जिसके बाद ये साथ ही में यहाँ पे फ्रूट्स को भी यहाँ पे जन्म देगा, जिनको कंज्यूम करने के बाद में कोई भी यहाँ पे हेवनली डॉग को समझ सकता है। जियांग को यहाँ पे नेशनल फॉर्चून पावर के बारे में तो समझ में आ गया था, लेकिन हेवनली कोर्ट टॉप के बारे में नहीं समझा था। वो कुछ तो इमेजिन कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ग्रैंडपा ट्री से यहाँ पे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा ट्री इतने समय मौन व्रत पे थे तो वो कुछ भी नहीं बोलते। तो जियांग को समझ में आ जाता है कि अब उसे खेती बाड़ी करके खुद ही लगाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि क्या करना है। तो इसको लगाने का खर्चा कुछ ज्यादा ही था, इसको यहाँ पे एकदम खास तरीके से डिवाइन सोर्स एलेक्सर के साथ में लगाना पड़ेगा, जहाँ पे डिवाइन सोर्स लैंड भी होना चाहिए। जिसके बाद इसे लगातार रिमोट सोल्स वाटर से पानी देना पड़ेगा, तब कहीं ये जाके खिले विलेगा और इसकी जड़ें बढ़ेंगी। जियांग को समझ में आ जाता है कि डिवाइन सोर्स एलेक्सर का तो वो काम कर सकता है जो कि बाकी कंट्रीज के अंदर मिल जाएगा, लेकिन बाकी काम के लिए उसे यहाँ पे ये सब कुछ जुवानजी और बूढ़ों के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही ये काम अच्छे से कर पाएंगे। उतने में साओचन को कुछ होता है तो जियांग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने कुछ देखा क्या। बेसिकली साओचन यहाँ पे फ्यूचर की कुछ झलक देख सकती है, लेकिन उसने इस बार यहाँ पे कुछ बुरा देखा था। वो जियांग को बताती है कि उसने यहाँ पे सब कुछ देखा तो था, लेकिन वो काफी ज्यादा ब्लरली था, इसलिए वो कुछ भी खास तौर पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाती। लेकिन उसे इतना पता चला है कि दार्जिया के जो 3 इनविंसिबल सुप्रीम्स हैं उनमें से एक मरने वाला है, या तो जुआनजी मरेगा या फिर लिंग या फिर यहाँ पे जुआन युए, तीनों में से कोई एक मारा जा सकता है, या फिर यहाँ पे जियांग भी हो सकता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे उनके बराबर ही है। लेकिन जियांग को यही बात समझ में नहीं आती है कि उसके पास यहाँ पे 80 बिलियन 9 विंग्ड मियास्मा है, 9 मिलियन क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल्स हैं और 15 मिलियन स्काई डिवरविंग लोक्टस हैं, और साथ ही में यामाता नो ओरिची तो है ही है, तो भी वो यहाँ पे उन्हें कैसे मरने दे
सकता है। जियांग यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज लगाने की कोशिश करता है कि जब हेवनली डाओ सील यहाँ पे ओपन होगी तो फिर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन ही आ पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10th रैंक पे होगा, उसको तो यहाँ पे तीनों इनविंसिबल एक साथ मिलकर हैंडल कर ही लेंगे। तो जियांग को लगता है कि वो कोई एसेंट बीइंग हो सकता है जो कि यहाँ पे अंडर केव से आएगा, लेकिन उस सिचुएशन के लिए भी यहाँ पे जियांग के पास ग्रैंडपा ट्री था। इसीलिए वो साओचन से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो देखा वो पूरा सही था, जिसपे साओचन आगे से बताती है कि सब कुछ सही था, लेकिन वो जियांग से कहती है कि ज्यादा चिंता ना करो, रिवर ऑफ टाइम हमेशा बदलती रहती है, इसलिए फ्यूचर यहाँ पे बदल सकता है, उन्हें बस कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो कि फ्यूचर को हल्का फुल्का चेंज कर दे। तो जियांग साओचन से कहता है कि इतना याद रखना, अगर तुम्हें फ्यूचर में और भी कुछ दिखाई दे तो वो छुपाना नहीं, सब कुछ बता देना। उतने में जियांग को आएगा की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे उठा रही थी। तो जियांग ऐसे चला जाता है और साओचन नीचे बैठ कर यही कहती है कि अगर वो थोड़ा सा और स्ट्रांग होती तो फिर वो शायद से यहाँ पे कुछ बदल पाती। तो उतने में ग्रैंडपा ट्री उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे हेवनली डाओ के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और फोर्सफुली कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जियांग के लिए ही बेहतर है, वो सब कुछ उसे यहाँ पे ट्रेन करेगा, तुम सिर्फ यहाँ पे वार्निंग दे सकती हो और कुछ भी नहीं। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें यहाँ पे हेवनली डाओ के ब्लैक लैश का सामना करना पड़ेगा। कई सारे एरास के बीच में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो कि यहाँ पे पानी के बाहर छलांग लगा ही लेता है। सीरीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हम लोगों ने फ्यूचर वाले जियांग को देखा है, वो भी उंगल पीछे करने के लिए आएगा और ग्रैंडपा ट्री की तो बात ही अलग है, ओजी है भाई वो। खैर हम लोग आएगा और जियांग को देखते हैं, जहाँ पे आएगा जियांग को बताती है कि यहाँ पे जो पानी का ओशियन है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, लगातार लहरें यहाँ पे आती ही जा रही है, शायद से सी ट्राइब कुछ करने वाला है। जिसके बाद हम लोग सी ट्राइब को देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अफवाह फैल गई है कि जियांग यहाँ पे निपट गया है ताकामागाहारा जाने के बाद में, क्योंकि माउंट फूमी पूरी तरीके से टूट के बिखर गया था, इसलिए जियांग के सर्वाइव करने के चांस काफी ज्यादा कम है। तो फिर हम लोग सी ट्राइब के अभी के लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पे आओ कियान का बाप भी था, जिसको जियांग ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन के दौरान में निपटा दिया था। इसलिए ये जियांग से साथ बदला लेना चाहता है कि अगर वो बच के निकल भी गया होगा तो फिर वो सीरियसली यहाँ पे इंजर्ड होगा, इसलिए ये लोग इस बात का फायदा उठाएंगे और साथ ही में साकुरा कंट्री के ऊपर भी ये लोग यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। इसलिए ये सभी पूरी आर्मी लेके साकुरा कंट्री की तरफ चार्ज कर देते हैं और इसलिए लहरें उठ रही थी। हालांकि ये मस्त सर्फिंग करते हुए एकदम मौज में जा रहे थे, लेकिन तभी इनके सामने यहाँ पे कई सारे 9 विंग्ड मियास्मा आ जाते हैं, जिनको देख के इन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली हो शायद से वो गलत भी हो सकती है। जिसपे सी ट्राइब के लीडर एके ड्रैगन किंग को यही लगता है कि जियांग के मरने की वजह से 9 विंग्ड मियास्मा पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, इसलिए उन लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए। साकुरा कंट्री और वो आपस में भिड़ेंगे और जब वो एक दूसरे को पूरी तरीके से घायल कर देंगे तब ये लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी करेंगे। उतने में ही जियांग इन लोगों के सामने आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं मर चुका हूँ, इस बात के र्यूमर हर जगह फैल चुके हैं क्या भाई। तो फिर ड्रैगन किंग जब जियांग को पूरी तरीके से एकदम मस्त देखता है तो वो हैरान हो जाता है, ये तो साला घायल भी नहीं है, ताकामागाहारा के अंदर हुआ क्या। तो फिर जियांग उससे पूछता है कि तुम ये पूरी बारात साकुरा कंट्री के लिए लेके आए हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि साकुरा कंट्री अब मेरी है, तो फिर ये जो बारात लेके आए हो इसको निपटाने के लिए तुम रेडी हो ना। जिस पे ड्रैगन किंग और भी ज्यादा हैरान कि इसने साकुरा कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये खुद को याद दिलाता है कि ये भले ही यहाँ पे एक बाप हो लेकिन ये साथ ही में यहाँ पे ड्रैगन किंग भी है और सी लीडर भी, इसलिए इसको यहाँ पे अडेप्टेबल होना ही पड़ेगा। जिसके बाद जियांग को बताता है कि वो तो उसके साथ यहाँ पे अलायंस रखने के लिए आया हुआ है, उसके साथ अलायंस करना चाहता है। इसमें जियांग हैरान कि इसका क्या मतलब है भाई। खैर ड्रैगन किंग यहाँ पे सबसे पहले ये टेस्ट करना चाहता था कि जियांग ने सच में यहाँ पे यामाता नो ओरिची को खत्म भी किया है या फिर वो सिर्फ डिंगे हाँ कर रहा है। इसलिए वो जियांग से पूछता है कि यहाँ पे यामाता नो ओरिची को क्या हुआ, क्या उसे चोट वोट तो नहीं लगी है, वो लोग उसके लिए यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जियांग को समझ में आ जाता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी बुद्धि यहाँ पे काम नहीं आने वाली। जिसके बाद वो यहाँ पे यामाता नो ओरिची को बाहर निकालता है और उसे बताता है कि मैं तो इसको यहाँ पे कूट काट के पेट बना के अपने बेटे को दे दिया हूँ। जिसके बाद वो साउजिया से कहता है कि पीपी को जरा बाहर निकालना, अंकल को देखना है। ओरिची जैसे यहाँ पे बाहर निकलता है अपनी फुल फॉर्म के अंदर है, तो इसे यहाँ पे ड्रैगन किंग को समझ में आ जाता है कि उसके जीतने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो यहाँ पे सूझबूझ से काम नहीं लेता है तो वो पूरी तरीके से डिजास्टर के अंदर बदल जाएगा। अपने बेटे की मौत के सिवा उसके सामने यहाँ पे उसका पूरा का पूरा ट्राइब पड़ा हुआ है। वो भले एक बाप होगा लेकिन वो यहाँ पे एक ड्रैगन किंग भी है और साथ ही में सी ट्राइब का लीडर भी, इसलिए उसको यहाँ पे फ्लेक्सिबल और साथ ही में अडेप्टेबल बनना पड़ेगा। तो जियांग ड्रैगन किंग से कहता है कि अब क्या करना है भाई। तो फिर ड्रैगन किंग अपने सभी लोगों के साथ में यहाँ पे जियांग के सामने अपने घुटने टेक देता है और उसके साथ में अलायंस करता है और उसके ऑर्डर को फॉलो करने का वादा करता है। तो जियांग साथ ही में अपनी सील को बाहर निकालता है, ये कहते हुए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर ब्रांड ऑफ फाइथ का थप्पा मार देता है, जिससे वो सब यहाँ पे कभी भी उसे यहाँ पे धोखा नहीं देंगे। तो फिर जियांग इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाएगा, वो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अलायंस को अपने साथ मिलाएगा ताकि तीनों इनविंसिबल में से किसी को भी कुछ भी ना हो। वो जो हो सके वो सब कुछ करेगा यहाँ पे उन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। इसके बाद जियांग को याद आता है कि अभी भी यहाँ पे 4 कंट्रीज और बाकी है जिन्होंने उसे यहाँ पे असैसिनेट करने की कोशिश की थी और उनके पास भी यहाँ पे कई सारा सोर्स ऑफ एलेक्सियर होगा। तो फिर अब उसे यहाँ पे उन कंट्रीज की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे बूढ़ों को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे मस्त अपने प्रैक्टिस
प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको यहाँ पे पावर पॉइंट मिल रहे थे। बेसिकली इनकी स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ रही थी। उतने में हम देखते हैं कि यहाँ पे गैंगली भागते हुए आता है, जो कि आगे से बूढ़ों को बताता है कि एक अच्छी खबर है, उन्हें यहाँ पे जियांग के बारे में कुछ पता चला है। तो ये तीनों भागते हुए पोजुन सिटी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक स्टोरी टेलर यहाँ पे जियांग के बारे में सबको कहानी सुना रहा था। ये सभी लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे और साथ में गैंगली की टीम मेंबर्स भी। अब मैं इन सभी के नाम भूल चुका हूँ और इनके नामों से हमें कुछ लेने देना भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे दो और लोगों को देखते हैं जिनके बारे में तुम जानते होगे और मैं भी जानता हूँ, बस नाम भूल गया हूँ। खैर इसके बाद स्टोरी टेलर आगे से यहाँ पे कहानी सुनाना शुरू करता है और वो सबसे पहले यहाँ पे ओरिची के बारे में बताता है। जियांग ने यहाँ पे क्या किया था उसके बारे में हमें पता है। हम इन दोनों को आपस में बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे ये लाल वालों वाला बंदा, इसके बारे में मुझे कुछ तो याद आ रहा है लेकिन कुछ भूल गया हूँ मैं। खैर ये अपने सामने वाले से कहता है कि हमने सोचा था कि अगर हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे तो फिर शायद से जियांग के बराबर की हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे बीच का गैप लगातार बढ़ते ही जा रहा है। शायद से इस भूरे वाले का नाम वूजी था, जो कि यहाँ पे सामने वाले से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे खुद के लिए तो स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा ना, इसीलिए कड़ी मेहनत करते रहो। खैर जो स्टोरी टेलर था वो आगे से यहाँ पे ग्लिच मार के पढ़ा रहा था। बेसिकली वो आधी बात खा ही गया, ये कहते हुए कि इसके बाद जियांग ने यहाँ पे ओरिची को हरा दिया और साकुरा कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया। इसीलिए बड़ो आगे से चिखते हुए कहता है, फाइट में क्या हुआ ये तो बताओ, सीधा क्लच ही मार दोगे क्या? जिसपे स्टोरी टेलर आगे से कहता है कि मैं थोड़ी ना दूरबीन लगा के वहाँ पे 4K में देख रहा था, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के बदौलत तो बता रहा हूँ। उनकी लड़ाई में क्या हुआ ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है, मुझे थोड़ी ना पता चला। सुनना है तो सुनो, नहीं भाग जाओ यहाँ से। तो फिर बड़ो गुस्से में चले भी जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनना था। खैर इसके बाद स्टोरी टेलर हमें आगे की कहानी बता रहा था, जो कि यहाँ पे गोली मारो किसी काम की नहीं है, लेकिन बड़ो यहाँ पे कहीं नहीं गए हुए थे, वो अभी भी यहाँ पे इनकी बातें सुन रहे थे और जैसे उन्हें पे कुछ लगता है कि कुछ खास होने वाला है तो वो तुरंत वापस आ जाते हैं। खैर इसके बाद हम लोगों को स्टोरी टेलर की वजह से पता चलता है कि जियांग इसके बाद कोल कंट्री गया हुआ था, जहाँ पे उसने इजिली सभी लोगों को निपटा दिया और वहाँ का जो डिवाइन क्रिएचर था, ऑफ कोर्स ये भी 10th रैंक पे है, उसको भी यहाँ पे उसने अपने कब्जे में ले लिया और उसको निपटाने के बाद वो डायरेक्ट सन सिटी की तरफ आगे बढ़ गया, जहाँ पे उसकी मुलाकात गोल्डन लायन किंग से हुई थी, जिसके खिलाफ में उसने फाइट की और उसको भी निपटा दिया। जिसके बाद वो नॉर्थन यूरोप की तरफ चला गया एसगार्ड के अंदर और वहाँ के जायंट वुल्फ फेनरिर को भी हरा दिया और उसको भी यहाँ पे लपेटे में ले लिया। और अभी के लिए जियांग अब सिवा कंट्री गया हुआ था, अब ये अपने लोगों की लगाएगा। खैर इसके बाद क्या हुआ स्टोरी टेलर आगे से बताता है, अगले एपिसोड में जानना। अभी के लिए भाग जाओ यहाँ से। वो पेपड़ो जियांग के बारे में कहते हुए अपने मन के अंदर सोचते हैं कि साला में कुछ दिनों के लिए गायब क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट ह्यूमन एम्बर के नक्शे कदम पे चलने लगा। खैर इसके बाद स्टोरी टेलर अपनी कहानी खत्म करता है, तो फिर हम अपनी पे आ जाते हैं और जियांग यहाँ पे उड़ते हुए सिवा कंट्री के अंदर जैसे ही दाखिल होता है, तो यहाँ पे जितने भी मॉन्क थे वो सभी आगे से कहते हैं, ये कौन आ गया भाई? तो जियांग नाइन विंग्ड मियास्मा से कहता है, खाना आया है भाई, जाओ और जाके खा लो। तो वो सभी उड़ते हुए जाते हैं और उनके सामने जो भी आ रहा था वो दावत में बदलता जा रहा था। जिसके बाद जियांग सावो और साउजिया को बाहर निकालता है और उनसे कहता है, मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम लोग यहाँ के लोगों को देखते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग लोग ही होंगे। इनका मास्टर था ये, जो जिसके ऊपर सींग विंग लगे हुए हैं, जिसके ऊपर मास्क बना हुआ है। ये अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए यहाँ पे एक बैरियर बना देता है, जिसको ये लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। तो जियांग को अच्छे से पता था कि सिवा कंट्री यहाँ पे बाकी छोटी मोटी कंट्रीज के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री यहाँ पे डाजिया के बराबर की ही है। हालांकि सावो आगे से कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है, सभी 9th लेवल के नीचे ही है, इनको तो इजिली यहाँ पे निपटा दिया जा सकता है। इतना कहने के बाद में वो उनके मास्टर के ऊपर डायरेक्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बंदा आगे से वज्रा क्रिएट शील्ड का इस्तेमाल करते हुए बैरियर बनाता है, जिसको यहाँ पे सावो बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रही थी। वो कितने भी अटैक कर लेती वो उनको नहीं तोड़ पा रही थी। वो जियांग को पहले से ही पता था कि इतना टफ बैटल तो होगा ही है, जब यहाँ पे हिस्ट्री बराबर की है। वो में मेन बंदे का नाम पता चल जाता है, जो कि फैन है, वही जिसने ये शील्ड यहाँ पे एक्टिवेट की और इसकी जो यहाँ पे पावर्स है वो यहाँ पे हुआंग युए के सिमिलर है। खैर इसके बाद हमें बाकी यहाँ पे टेंपल कीपर्स के भी नाम बताए जाते हैं, जिनके बारे में जान के क्या ही करोगे भाई, ये सभी निपटने वाले हैं। ये चारों यहाँ पे 9th लेवल पे है, जिसके बाद में यहाँ पे जो 8th लेवल पे है वो 10,000 के आसपास है, और जो 7th और 5th पे है उनकी तादाद तो पूछो नहीं। इसलिए जियांग स्ट्रेटेजी के साथ में खेलता है और वो 9 विंड मियास्मा को यहाँ पे रिट्रीट करने के लिए बोलता है और सावो की मदद करने के लिए भेज देता है, जिसपे सावो आगे से भड़क जाती है, ये कहते हुए कि मुझे मदद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे जियांग का रिएक्शन बताता है कि नाखून देख लो अपने एक बार, पेडिक्योर की जरूरत पड़ेगी तुम्हें और मैनिक्योर की भी। खैर जियांग के इस डिसीजन की वजह से ये भड़क जाती है, तो ये गुस्से में और भी ज्यादा ताकत से शील्ड के ऊपर पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन शील्ड टच से मस नहीं होती और ये अभी भी लगी पड़ी है शील्ड को तोड़ने में। जिसपे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पे अगर ताने सह नहीं सकती तो फिर वो इसका इस्तेमाल यहाँ पे उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए करेगा। खैर सावो के अंदर हमले की वजह से यहाँ पे शील्ड के ऊपर क्रैक पड़ने लगा था। वो सभी ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कुछ तो करिए, तो फिर ये जल्दी से वज्राधर्मा व्हील को बाहर निकालता है और आगे से हमला करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे। उतने में जियांग अपनी चाल चल देता है, ये कहते हुए कि सब लोग जाओ और जाके सावो की मदद करो, साओजिया तुम भी जाओ, ये अकेले कुछ नहीं कर पा रही। इससे सावो का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है। वहीं पे साओजिया जियांग से कहता है कि तुम रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो ना। इसके बाद हम लोग सावो को देखते हैं और इसका पारा हाई हो चुका था, मीटर टूट चुका था इसका। जिसके बाद ये अंधाधुन यहाँ पे हमला करती है सभी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए और इजिली यहाँ पे वज्रा शील्ड को तोड़ देती
देती है जिससे बाकी की फटी ये सभी भागे कि भागो रे। वह पे सावू को ज्यादा ही यहाँ पे प्राउड फील कर रही थी, जिसके बाद वो गुई वाटर का इस्तेमाल करते हुए हमला करती है, सभी को निपटा देती है एक बार में ही। सिर्फ टेम्पल मास्टर और कीपर्स ही बचे हुए थे, जो कि टेम्पल मास्टर को बताते हैं कि गुई वाटर की वजह से उनके जितने भी मॉन्क्स यहाँ पे 5th और 6th लेवल पे थे वो सभी निपट गए हैं और साथ ही में इनकी फॉर्मेशन भी टूट चुकी है। जिसमें दूसरा कीपर आगे से कह ही रहा था कि पैनिक की जरूरत नहीं है, अभी भी यहाँ पे हेवनली टेम्पल पकौड़ा बाकी है। उतने में इनका टेम्पल भी आगे से टूटने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सावू ने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया था। तो बिजैंग ने पहली बार इन सभी एलिमेंट पावर को देखा था तो वो भी एक्साइटेड हो गया था, जिसके बाद ये सभी यहाँ पे लोगों को मर्ज करते हैं और आगे से यहाँ पे सोल बर्निंग गॉड एबो को यहाँ पे चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पल मास्टर आगे से आर्ट ऑफ रिबर्थ का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा लेता है, तो जियांग उससे कहता है संभल के, इनकी पावर बढ़ गई है। लेकिन सावू को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि उसकी आदत थी। बाद में टेम्पल मास्टर का साइज यहाँ पे बड़ा हो चुका है, अब वो सावू से ज्यादा बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे टेंटिकल की तरीके अपने 2 हाथों को आगे बढ़ाता है सावू को पकड़ने के लिए और उसको यहाँ पे पकड़ के पीछे की तरफ ढकेलने लगता है, जिससे सावू का जो ट्रांसफॉर्म हुआ बीस्ट था वो आगे से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो जल्दी से यहाँ पे वाइटलिटी का इस्तेमाल करते हुए खुद को रिकवर कर लेती है। लेकिन इतने समय टेम्पल मास्टर के हाथ कानून से ज्यादा लंबे थे, इसलिए वो इजिली सावू को दोबारा पकड़ लेता है और इस बार तो वो उसे मच्छर की तरीके मसलने की भी कोशिश करता है। बाय द वे टिट्टो और कॉकरोचों को कभी भी हाथों से पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि डंक मार देते हैं साले। और टेम्पल मास्टर के साथ में भी वही होता है, क्योंकि सावू अचानक से यहाँ पे ककून के अंदर अपने आप को बदल लेती है, वो भी नुकीले रूप से। तो फिर यहाँ पे टेम्पल मास्टर के हाथ जो कानून से भी ज्यादा लंबे थे वो यहाँ पे टूट जाते हैं, जिसके बाद वो एकदम मिसाइल की तरीके लॉन्च होती है, जो कि डायरेक्ट टेम्पल मास्टर के सीने के अंदर जा घुसती है और उसके चिथड़े उड़ाते हुए पार निकल जाती है, जिससे इनकी जो फॉर्मेशन थी वो दोबारा टूट जाती है और ये सभी धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं। वह वेजियांग दूर से देखते हुए सावू की तारीफ करता है कि इसकी कॉम्बैट पावर सच में लाजवाब है। इसके बाद सावू पूरी तरीके से वहां पे कत्लेआम मचा देती है, जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसको यहाँ पे खत्म कर दी जा रही थी। अब इनके पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं बची हुई थी, इसलिए ये सभी अपने ट्रम्प कार्ड को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये सभी डिवाइन फ्रूट्स को बाहर निकालते हैं, जो कि सिर्फ 80% ही पके हुए थे। इनकी कल्टीवेशन स्टक हो जाएगी, लेकिन मरने से तो यही बेहतर है। जिसके बाद ये सभी उन डिवाइन फ्रूट्स को खाते हैं और उसे खाने के बाद में ये सभी 10th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। जिसके बाद ये सभी अपनी अपनी फॉर्म के अंदर आते हैं और इनकी फॉर्म को देख के अपने दिल पे बिल्कुल भी ना लेना, मैं 2 दिनों से ले रखा था और स्ट्रेस ले रहा था, तुम न लेना। ये लड़की तो आधी सांप के अंदर बदल जाती है, ये तो ना ही जानो, और इनके नाम भी भयानक ले रखे हैं भाई। जिसके बाद हम इसको भी देखते हैं, ये है हमारे गजराज। वो जियांग को समझ में आ जाता है कि इनका लेवल बढ़ चुका है, तो फिर अब सावू को और भी ज्यादा दिक्कत होगी। जिसके बाद जियांग आगे से थोड़ी सी साउचन की एबिलिटी यूज करता है और वो थोड़ा सा 3 सेकंड के लिए यहाँ पे देखता है, तो फिर उसे पता चलता है कि सावू आगे से यहाँ पे मार खाने वाली है, क्योंकि वो थक चुकी है। जिसके बाद हम लोग सावू को सामने देखते हैं, तो फिर ये सभी उसके सामने खड़े हुए थे, लेकिन सावू अभी भी यहाँ पे डिंगे हाँ कर रही थी। ये मत सोचना कि ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकती। पीछे से जियांग कहता है वापस आ जाओ, वो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करेंगे। सावू आगे से कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो सभी एक एक करके यहाँ पे सावू के ऊपर हमला बोल देते हैं, वो भी पूरी तरीके से। जियांग जल्दी से यहाँ पे अपने थंडर एबिलिटी का यूज करते हुए टेलीपोर्ट मारता है और साथ ही में यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट प्रेजेंस सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करता है और साथ ही में मार्शल गॉड फॉर्मेशन को भी, जिससे वो यहाँ पे उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है और साथ ही में नाइन विंड मियास्मा को भी। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, तो फिर यहाँ पे स्काई डिफरेंट लोटस को सामने आना पड़ता है और वो खुद को यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं, तब कहीं जाके सावू और जियांग को चोट नहीं लगती है। फिर सावू वो भी यहाँ पे लड़ना चाहती थी, तो वो जियांग को नोचे जा रही थी, ये कहते हुए छोड़ो भैया फाइट करनी है मुझे। तो जियांग सावू को यहाँ पे साउचन के हवाले कर देता है, ये कहते हुए इसे पकड़ के रखो, ये कहीं जाने नहीं चाहिए, अगर भागे तो मुंह पे मार देना चट्टे 2-3। अब वो बाजू जियांग को घेर लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम कहाँ भाग रहे हो, आज हम सभी की स्ट्रेंथ के साथ में तुम्हारा यहाँ पे मरना तय है। तो जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने ये ट्रम्प कार्ड बचा के रखे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्हें बाहर निकालना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे उन सभी डिवाइन पेट्स को बाहर निकालता है, जो वो अलग अलग कंट्री जाके उन्हें पकड़ के लाया था। ओरोची हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, गोल्डन लायन हो गया और साथ ही में फेंडिर हो गया। अब ये मुकाबला यहाँ पे बराबर का हो गया, क्योंकि वो चारों भी यहाँ पे 10th रैंक पे हैं, इसलिए ये सभी भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग गोल्डन लायन को देखते हैं, जो कि हेवनली सेकिंग लायन रॉड का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ हमला करता है। तो टेम्पल मास्टर आगे से अपने वेपन का यूज करते हुए डीमन स्लेइंग कर्स का इस्तेमाल करता है और वो आगे से उस शॉक वेव को यहाँ पे ब्लॉक करता है। जिसके बाद लायन आगे से सन ब्लेजिंग गोल्डन आइस का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है, तो फिर टेम्पल मास्टर की आंखें ही गायब हो जाती हैं। अब ये कुछ देर के लिए यहाँ पे अंधे हो चुके हैं। खैर लायन बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो आगे से ग्रेट सन बुरियल सैंड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा हमला करता है और यहाँ पे टेम्पल मास्टर को लपेटे में ले लेता है और उन्हें इंसान से हड्डी के अंदर बदल के उनका खेल खत्म कर देता है। हड्डियां में नहीं बचती भाई, जिसको देख के बाकी कीपर्स हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मास्टर कहाँ गायब हो गए भाई। खैर इसके बाद बाकी क्रीचर्स भी यहाँ पे धावा बोल देते हैं, ये कहते हुए आगे बढ़ो भाई, लायन को यहाँ पे लाइमलाइट चुराने ना दो, नहीं तो मार पड़ेगी। फिर ओरिची कहता है स्नेक वुमन को मेरे लिए छोड़ दो, साले आधे से सांप है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे लिए है वो। खैर इसके बाद हम यहाँ पे महायुद्ध होते
हुए देखते हैं, जिसमें ये सभी एक एक करके आपस में भिड़ते जा रहे थे। ऑफ कोर्स बर्नार्ड यहाँ पे जियांग की तरफ ही भारी था। वही लोग यहाँ पे पूरी तरीके से बवाल मचाए हुए थे। एक ही पर यूनिकॉर्न के ऊपर यहाँ पे चेस ऑफ सिंस की मदद से हमला करता है तो यूनिकॉर्न उन चिड़ों को ही तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टेम्पल मास्टर का थोड़ा सा रिमेन बच गया था, तो फिर वो यहाँ पे जियांग भाई से कहता है जल्दी से भाग के डिवाइन स्नो माउंटेन के पास जाओ और वहाँ पे गरुड़ा को समन करो, अब वही हमें यहाँ पे बचा सकता है। तो फिर जियांग भाई भागते हुए माउंटेन की तरफ चला जाता है गरुड़ा को समन करने के लिए। जियांग आगे से कहता है जाओ भाई जाओ, मेरा ही मुसीबत यहाँ पे कम होगा, जल्दी से अपने गरुड़ा को लेके आओ, वो भी तो मेरे निशाने पे है। हम लोग सावो को देखते हैं, ये अभी भी भड़की हुई थी, यहाँ से भाग के जाने की कोशिश कर रही थी। ग्रैंड बटरी आगे बढ़ता और वो आगे से बोलता अगर तुम हिली तो मैं तुम्हें फ्रूट के अंदर बदल दूंगा, लटकती फिरी रहोगी मेरी डाल के ऊपर, कूदना भूल जाओगी 1-2 दिनों के अंदर। तो ये बेचारी चुपचाप नीचे बैठ जाती है और आगे से जियांग को यहाँ पे कसूरवार ठहराने लगती है। ये कहते हुए वो साला कमजोर है इसलिए मैं कमजोर हूँ, जो की बात सही है। तो फिर साओजान आगे बढ़ते हैं और वो सावो से कहती है धीरज रखो, हमें भी यहाँ पे रसमलाई मिलेगी। जिसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि उन चारों से कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सरेंडर करो या फिर मारे जाओ। तो इनका यही था कि मारे जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तो फिर जियांग उन चारों क्रीचर से कहता है कि भैया इनको खत्म करो भाई, सोल बस बचा लेना। तो फिर हम लोग यहाँ पे लायन किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे टेम्पल मास्टर की जो बची हुई सोल थी उसको भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम ओरिचो को देखते हैं जो कि डायरेक्ट स्नेक वुमन को निगल ही डालता है, साले खाना थोड़ी ना है वो। जिसके बाद हम फेनरिड को देखते हैं जो कि तेजी के साथ घूमते हुए आगे बढ़ता है और वो एक बार में ही यहाँ पे अपने वाले अपोनेंट की आधी बॉडी ही डिस्ट्रॉय कर देता है और सिर्फ थोड़ी छोड़ता है। जिसके बाद हम लोग यूनिकॉर्न को देखते हैं जो कि सामने की तरफ इतनी तेजी के साथ चार्ज करता है कि वो अपने सींग को अपने अपोनेंट के सीने के अंदर ही घुसा देता है और एक साथ चारों की फील्डिंग सेट है। जिसके बाद जियांग साओजिया से कहता है कि इनकी सोल तुम्हारी हुई, तो ये आगे से जियांग को ताना मारता है, ये कहते हुए कि खाना खाना होता है भले ही चुटकी भरी क्यों ना हो। जिसपे जियांग कहता है स्कूल वाले क्या क्या सिखाते हैं भाई, पीटीएम के अंदर ऐसा लगता है एंट्री मारनी पड़ेगी। जियांग इसे छूटा ही था उतने में ही सावो उसको लपेट लेती है, ये कहते हुए कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना करना, लड़ने के लिए छोड़ना तो फिर लड़ने देना। जिसके बाद ये जियांग के ऊपर चीखती रहती है। जियांग हेडफोन लगा लेता है, ये कहते हुए इसे चुप कराओ भाई, और वो इसके सामने यहाँ पे डिवाइन वेपन से छोड़ देता है, ये कहते हुए ये हुलो और चुप रहो। तो फिर ये वेपन खाते हुए कहती है ठीक है अब से यहाँ पे कुछ ना करना, इस बार तो मैं छोड़े दे रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद जियांग उन लोगों से कहता है कि तुम सभी डिवाइन स्नो माउंटेन चलो, लगता है गरुड़ा जाग उठा है, अब उससे भी मिल ही लेते हैं। ये केजे वाला गरुड़ा नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ तुम्हें, वही याद आ रहा हो। खैर इसके बाद सभी लोग गरुड़ा की डोमेन के अंदर यहाँ पे एंटर होते हैं, तो फिर उन्हें यहाँ पे फोर्स फील्ड का सामना करना पड़ता है और इनकी जो एबिलिटीज थी वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी थी। जिसके बाद ओरिची यहाँ पे जियांग को बताता है कि ये सभी परमोटियल क्रीचर्स हैं और इनके पास यहाँ पे इनकी खुद की पावरफुल डोमेन होती है और उनके खुद के यहाँ पे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि ओरिची की डोमेन यहाँ पे क्रोसेसिव फॉग थी और ये लोग अगर किसी दूसरी डोमेन के अंदर चले जाए तो फिर इनकी एबिलिटीज भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जिससे जियांग को समझ में आ जाता है कि गरुड़ा की स्ट्रेंथ यहाँ पे सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर इसके बाद कोने के अंदर से एकदम लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है, तो फिर वहां से गरुड़ा बाहर निकलता है और चीखते हुए बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे डिसेबल्स को खत्म करने की और मेरी शांति को यहाँ पे भंग करने की। जिसके बाद ये अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, तो फिर इनके ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ता है। जियांग जल्दी से यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट प्रिजन सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद गरुड़ा इन लोगों के ऊपर यहाँ पे अपने गोल्डन विंग्ड गिल्स के इस्तेमाल से हमला करता है, बेसिकली पंखों को तीर के तरीके फेंकता है। गोल्डन लायन जल्दी से अपनी रॉर का इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लॉक करता है, लेकिन यहाँ पे धमाका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था। जिसके बाद गरुड़ा अपनी दूसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम स्काई सैटरिंग डिसेंट था। बेसिकली वो इतनी तेजी के साथ आ रहा था जैसे कि उल्का पिंड हो, जो कि डायरेक्ट इन लोगों के साथ टकराने वाला था। जियांग जल्दी से यूनिकॉर्न से कहता है कि इसे तोड़ने के लिए कोशिश करो, तो फिर यूनिकॉर्न हमला करने के लिए आगे बढ़ी रहा था, उतने में गरुड़ा उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, ये कहते हुए कि इतनी ताकत नहीं है। तो फिर ओरिची आगे से क्रोसेसिव फॉग का इस्तेमाल करता है, लेकिन गरुड़ा इजिली उसको यहाँ पे डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम बस एक चूहे हो, चूहे और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये धुआं मेरा कुछ उखाड़ भी पाएगा, डेली आग फूंकता हूँ मैं, सुट्टेबाजी में मेरा अव्वल नंबर है। तो इसके बाद वो ओरिची को उसकी पूंछ से पकड़ता और ऊपर घुमा के उसे धड़ाम से नीचे ही पटक देता है। गोल्डन लायन आगे से अपनी सन ब्लेजिंग गोल्डन आइज का इस्तेमाल करता है और फ्रेंड आगे से अपनी बीम का, और वो दोनों एक साथ यहाँ पे गरुड़ा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गरुड़ा इजिली यहाँ पे उसे यहाँ पे डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि मेरी टेरिटरी के अंदर तुम लोग अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा कम है, भले ही तुम समय यहाँ पे अपनी एबिलिटीज को अच्छे से इस्तेमाल कर सको, लेकिन तुम सभी यहाँ पे एरियल कॉम्बैट के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, बेसिकली आसमानी लड़ाई तुम सभी मेरा क्या है उखाड़ पाओगे। जियांग आगे से यहाँ पे ग्रैंड बटरी से मदद मांगता है, तो ग्रैंड बटरी आगे से बताते हैं कि मेरे लिए मुश्किल रहेगा बच्चुआ, मैंने जो एंसेस्ट्रल वेन्स को यहाँ पे गटका था उन्हें पचाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ऊपर से यहाँ के इंसिडेंटल वेन
और भी ज्यादा वायलेंट है, तो फिर उन्हें यहाँ पे अच्छे से पचाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेंटल फोकस चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर तुम इस पंछी को हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक और रेनबो फ्रूट को यहाँ पे निकाल दूंगा। जियांग को समझ में आ जाता है कि अब उसे यहाँ पे अपने बलबूते पे फाइट करना पड़ेगा, तो वो रैंडमली फाइट नहीं कर सकता है, उसे एकदम बढ़िया स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो फिर जियांग सबसे पहले यहाँ पे नाइन विंड मियास्मा को रिलीज करता है, जो कि यहाँ पे इस डोमेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा बहुत ब्लॉक कर सके और साथ ही में यहाँ पे पंछी को दूर रख सके। तो इसके बाद वो चारों बीस्टों से कहता है कि तुम सभी एक साथ हमला करोगे जैसे मैं कमांड दूंगा। बेसिकली वो लोग गरुड़ा की यहाँ पे टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हट सके। इसलिए नाइन विंड मियास्मा जैसे रिलीज होते हैं तो वो गरुड़ा को इधर उधर भगाने लगते हैं। गरुड़ा को पहले पता नहीं चलता कि उसका ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन जब वो उन्हें यहाँ पे अपने माउंटेन को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखता है तो फिर वो भागने की जगह पे इनके ऊपर यहाँ पे हमला करना शुरू करता है। गरुड़ा के हमले स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इतने नहीं कि वो यहाँ पे नाइन विंड मियास्मा के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे बराबर कर सके, इसलिए दोनों के अटैक्स यहाँ पे न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी नाइन विंड मियास्मा थे वो सभी यहाँ पे नाइन नीदर वर्ल्ड वोर्टेक्स बना लेते हैं, जिससे गरुड़ा आगे नहीं जा पा रहा था जियांग को कंफर्ट करने के लिए। उतने में जियांग मार्शल गार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और अपनी डोमेन को यहाँ पे रिलीज करता है, जिसका इस्तेमाल करके जितने भी क्रिएचर थे वो सब यहाँ पे खुद को हील कर लेते हैं और उनकी यहाँ पे जो एबिलिटीज थी वो भी रिस्टोर हो जाती है। जिसके बाद जियांग थोड़े बहुत और नाइन विंड मियास्मा को यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, तो फिर गरुड़ा थोड़ा सा जख्मी होकर नीचे गिरने लगता है और अब जाके हम लोग नाइन को देख पाते हैं और इसकी नींद अब पूरी हुई थी। इसको जैसे एक खबर मिलती है कि इसके बच्चों की बलि दे दी गई है तो ये आंसू बहाने लगती है। सोचन उससे पूछती है कि तुम जाग गई, अच्छा है तुम सही समय पे जागी हो। वहीं पे हम लोग सावो को देखते हैं जो कि यहाँ पे नाइन को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसको यहाँ पे जलन हो रही थी क्योंकि जियांग ने बताया था ना नाइन के बारे में, तो ये डायरेक्ट नाइन को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देती है। तो फिर नाइन जैसे यहाँ पे सावो को देखती है तो वो उसे खाना समझ के उसके ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों आपस में लड़ती उससे पहले साओचन उन्हें यहाँ पे रोक लेती है, ये कहते हुए कि यहाँ पे कोई भी खाना नहीं है, हम सभी एक ही फैमिली के अंदर है। जियांग बाहर फाइट कर रहा है, अगर तुम्हें होश आ चुका है तो फिर जाओ और जाके उसकी मदद करो। तो सावो तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाती है जियांग की मदद करने के लिए। जियांग जल्दी से यहाँ पे यामाता ओरिची और साथ ही में यूनिकॉर्न को हमला करने के लिए ऑर्डर देता है, तो वो दोनों अपनी अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं गरुड़ा के ऊपर हमला करने के लिए। ओरिची यहाँ पे पॉइजन फॉग का इस्तेमाल करता है और यूनिकॉर्न अपनी चेन्स का, जिसकी मदद से वो गरुड़ा को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जियांग फंडेड को ऑर्डर देता है, तो वो भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए तो वुल्फ निकालता है और गरुड़ा के ऊपर हमला करने को भेज देता है। वो दोनों शैडो वुल्फ जैसे ही गरुड़ा के ऊपर हमला करते हैं तो गरुड़ा धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। गरुड़ा को जल्दी समझ में आ जाता है कि यूनिकॉर्न और यामाता के हमले की वजह से उसकी यहाँ पे एबिलिटी कमजोर हो गई है, इसलिए वो खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। तो जियांग उन दोनों से कहता है कि पकड़ और ज्यादा मजबूत कर लो। जिसके बाद वो बाकी लोगों को लेके हमला करने को आगे बढ़ता है। गोल्डन लायन तेजी के साथ में अपनी सन ब्लेजिंग गोल्डन आइज की मदद से गरुड़ा के ऊपर हमला करता है और फेंडेड उसके ऊपर हमला करके उसके एक पंख को नोच के उससे अलग कर देता है। जिसके बाद यूनिकॉर्न भी आगे से हमला करता है और उसके दूसरे पंख को भी तोड़ देता है और उतने में जियांग तेजी के साथ आगे बढ़ के उसके पंजे के ऊपर हमला करके उसके पंजे को भी दो हिस्सों में काट देता है। जिसके बाद गोल्डन लायन आगे से अपनी बुरियल सैंड एबिलिटी का यूज करते हुए गरुड़ा के ऊपर हमला करता है और उसे धड़ाम से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जियांग उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो सरेंडर करो या फिर मारे जाओ। जिस पे गरुड़ा आगे से साफ बता देता है कि वो यहाँ पे उन बाकी क्रीचर्स के तरीके बिल्कुल भी नहीं है, वो एक प्रिमोडियल बीइंग है, वो यहाँ पे एक ग्लोरियस मौत मरना चाहेगा, ना कि जिंदगी भर गुलाम रहना चाहेगा। इतना कहने के बाद में वो कर्माइक फ्लेम्स ऑफ सेल्फ इमोलेशन को रिलीज करता है। ये एक तरीके से यहाँ पे रीबर्थ ही है, लेकिन किसी अलग तरीके से। खैर इस रीबर्थ की वजह से गरुड़ा यहाँ पे दोबारा जिंदा हो जाता है और अब ये पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। जिसपे जियांग को समझ में आ जाता है कि गरुड़ा को हराने का बस एक ही तरीका है कि उसे लार्ज अमाउंट में नाइन विंग्ड मियास्मा को अब यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उतने में नाइन यहाँ पे आ जाती है और वो जियांग को ये करने से मना करती है, ये कहते हुए कि ये वो खुद ही हैंडल कर लेगी। लेकिन जियांग उसे अब मना करता है, ये कहते हुए कि अगर वो दोबारा नाइन नीदर वर्ल्ड एम्ब्रियोनिक फॉर्म का इस्तेमाल करेगी तो वो दोबारा गहरी निंद्रावस्था में चली जाएगी। लेकिन नाइन आगे से बताती है कि इतने ज्यादा बेबीज को लॉस करने से बेहतर यही है कि वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि उन्हें दोबारा राइज करने में काफी ज्यादा समय और एनर्जी लगेगी। लेकिन जियांग उसे समझाता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, नाइन उसको यहाँ पे नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर दे दे और वो उसे कंट्रोल करेगा। दरअसल जियांग का जो क्लोन है वो भी यहाँ पे इंटरनल लाइट टावर के अंदर कल्टीवेट कर रहा है और उसने अब तक यहाँ पे कई सारे रैंक को ब्रेक थ्रू कर लिया होगा, इसलिए जियांग उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पे रिकवर करता है, जिससे जियांग यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ अवेकनिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है, जिससे उसे यहाँ पे दो नई इंसेक्ट मदर ड्रॉ करने का मौका मिलता है। इसके बाद जियांग सबसे पहले अपनी फिफ्थ अवेकनिंग वाली मदर इंसेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करता है, जो कि परमोडियल मदर इंसेक्ट वाइड सोल डिवोरिंग एंट है। इसके पास दो टैलेंट है, जिनमें से ये पहले वाइड साइकिल्स को तोड़ सकती है, जिसके बाद ये वाइड इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे डिवोवर कर सकती है। इसके खाने की चीजें काफी ज्यादा लिमिटेड है, ये सिर्फ कुछ ही चीजों को खा सकती है, जैसे की वाइड पावर्स, किसी की डिवाइन सोल सी ऑफ कॉन्शियस हो गई और 7 इमोशंस एंड 6 डिजायर्स। रिप्रोडक्शन तभी होगा जब इसका यहाँ पे पेट भरेगा, उससे पहले कोई काम धंधा नहीं। जियांग उसको देख के यही कहता है कि इसकी तो इन्फॉर्मेशन ही काफी ज्यादा कम है, क्या ये फाइट भी कर पाएगी। जिसके बाद वो सबसे पहले उसके यहाँ पे डिवाइन एवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, तो ये अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर
आ जाती है और जियांग इसको देख के ही बोल देता है ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर एकदम डरी हुई है, ये फाइट भी कर पाएगी बैटलफील्ड के दौरान में। और जियांग इसका नाम यहाँ पे सॉलन रख देता है जिसका मतलब हुआ लिटिल ब्लू यानी छोटी नीली। इसके बाद जियांग सॉलन से पूछता है कि तुम मुझे अपने फाइटिंग स्टाइल के बारे में बताओगी क्या? तो सॉलन आगे से बताती है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जियांग कहता है कि तुमको यहाँ पे वाइड ऑफ पावर की जरूरत है खाने के लिए, अब मैं वो तुम्हारे लिए कहाँ से लेके आऊँ? जिसपे सॉलन पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है इस पेड़ के अंदर बहुत माल पानी भरा हुआ है। जिससे जियांग के अखरोट सूख जाते हैं। वो आगे से कहता है तुम्हें ग्रैंड पटरी को खाना है, तुम्हें पता भी है कि ये तुमसे ज्यादा कीमती है। लेकिन सॉलन आगे से बताती है ग्रैंड पटरी के अंदर खाना सच में बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ग्रैंड पटरी भी जियांग से कहता है कि उसे यहाँ पे भेज दो, कोई भी जरूरत नहीं है उसे रोकने की। जिसपे जियांग और ज्यादा परेशान वो ग्रैंड पटरी से कहता है कि आप इसको फ्रूट व्रूट के अंदर तो नहीं बदलने वाले ना। जिसपे सॉलन तो उड़ते हुए पेड़ के पास चले जाती है और जियांग उसे रोक रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड पटरी अंदर से अपने कुछ फ्लूइड को रिलीज करते हैं और वो आगे से बताते हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि एंसेस्ट्रल वेन्स ऑफ हेवन एंड अर्थ से निकल रही है। ये भी एक तरीके से यहाँ पे वाइट की ही पावर है और ये काफी होगी सॉलन का पेट भरने के लिए। जिसपे सॉलन जियांग से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो, ग्रैंड पटरी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, उन्हें कोई भी खा नहीं सकता। सॉलन का पेट भर जाता है तो जियांग उसे कहता है कि तुम अपना काम दूसरा चालू करो और जल्दी से रिप्रोड्यूस करो, जिसके बाद हम लोग बाकी किसी चीज के बारे में सोचेंगे। तो फिर सॉलन रिप्रोड्यूस करने के लिए लग जाती है। पार हम लोग यहाँ पे नाइन को देखते हैं जो नाइन नीदरवर्ल्ड की पावर का यूज करते हुए गौड़ा के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन गौड़ा उसको बराबर की टक्कर दे रहा था, इसलिए वो इजीली नाइन के ऊपर भारी पड़ रहा था। नाइन आगे से यहाँ पे नाइन नीदरवर्ल्ड कर्स का इस्तेमाल करती है गौड़ा को 1 मिनट के लिए ट्रैप करने के लिए। तो गौड़ा आगे से कर्माइक फ्लेम्स ऑफ रिकार्नेशन का दोबारा इस्तेमाल करता है। वहीं पे नाइन जियांग को बताती है कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए गौड़ा को यहाँ पे रोक सकती है। तो जियांग उसे कहता है कि 1 मिनट काफी होगा। वह जियांग सॉलन की तरफ देखते हुए यही सोचता है कि इसकी एबिलिटीज अननोन है, पता नहीं इसके ऊपर हम लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं या नहीं, इसलिए वो अगली मदर इंसेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता है। ये वाली मदर इंसेक्ट थोड़ी सी अलग थी क्योंकि जब ये निकली थी तो फिर इसे यहाँ पे डिवाइन एवोल्यूशन की जरूरत नहीं थी, ये पहले ही ह्यूमन फॉर्म के अंदर थी। हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि 18 स्टार यीना यांग मे फ्लाई थी। मे फ्लाई ड्रैगन फ्लाई से अलग होती है, पहले बता दे रहा हूँ। हालांकि दिखने में एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम होता है, सिर्फ 5 मिनट। जब ये पंख निकाल लेते हैं तब के बाद का सिर्फ मीटिंग के लिए जाते हैं, जिसके बाद स्वाहा। लेकिन ये वाली अमर है, चिंता ना करो, ये नहीं निपटने वाली। जियांग इसको देख के हैरान हो ही रहा था, उतने में ये जियांग से चिपक जाती है, ये कहते हुए कि तुमने मुझे समन किया है, चलो थोड़े से तो हैंडसम तो हो। वह पे जियांग को इसके अंदर से एकदम भयानक दारू की बदबू आ रही थी। वो मन के अंदर सोचता है ये तो पूरी बेवड़ी है, इसकी एबिलिटीज क्या है। जिसके बाद जब वो उसकी एबिलिटीज को चेक करता है तो जियांग को एक और झटका लगता है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। सिस्टम इसके बारे में बताता है कि ये 18 स्टार यिन एंड यांग मे फ्लाई है। ये स्पेशल टाइप की प्रिमोर्डियल इंसेक्ट मदर है जो कि यहाँ पे ग्रेट डाउ के साथ ही पैदा हुई है, इसलिए मे फ्लाई का होना ही एक तरीके से रूल लेवल के एग्जिस्टेंस के बराबर है, इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जिसके बाद आगे कुछ लिखा हुआ था और ना ही ये, इसके बाद सिस्टम ग्लिच मार जाता है। जियांग कहता भी है कि तुम्हें कौन से नशे हुए भाई, ये पी के निकली है कि तुम। खैर यहाँ पे मे फ्लाई का जो लेवल था वो जियांग के बराबर का ही था। इसके टैलेंट के अंदर बस 2 ही चीजें थी, एक तो यिन एंड यांग रिटर्न टू नथिंगनेस था, जिसके बाद ये यहाँ पे ग्रेट डाउ के रूल्स को भी अच्छे से समझा सकती थी और ये हमेशा जियांग के लेवल से ऊपर ही रहेगी। और यही मे फ्लाई की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है। जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता मेरी और तुम्हारी तरीके। तो मे फ्लाई जियांग से कहती है कि तुम पूरी तरीके से नूब हो, तुम एक नूब ही हो। तो जियांग आगे से चिढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी बात पूरी तरीके से ठीक है कि जियांग एक नूब ही है। जिसपे जियांग मे फ्लाई से कहता है कि तुम तो यहाँ पे सौओं से भी ज्यादा रूड हो, इस तरीके से बात थोड़ी ना की जाती है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक मास्टर के तौर पे उसे ऑर्डर देता है, ये कहते हुए कि अपनी एबिलिटी समझाओ। जिसपे मे फ्लाई उससे कहती है कि नूब हो लेकिन मास्टर तो हो। जिसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हें उस गरुड़ा से छुटकारा पाना है ना, तुमने कभी सोचा कि वो यहाँ पे दोबारा जिंदा कैसे हो जाता है और उसकी सभी चोटें दोबारा हील कैसे हो जाती हैं। ये एक एबिलिटी है जो कि उसके कोर के साथ जुड़ी हुई है, सी ऑफ कॉन्शियस के साथ में। जिसके बाद वो जियांग को बताती है कि डिवाइन स्नो माउंटेन के ऊपर यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है जब वो यहाँ पे गॉड हुआ करता था, और इसी की वजह से जब तक यहाँ पे हेवनली डाउ सील है तब तक यहाँ पे गरुड़ा लगातार रीबॉर्न हो सकता है इंस्क्रिप्शन का यूज करते हुए। जियांग को यहाँ पे सिर्फ 2 चीज समझ में आती है, कोर ऑफ द सी कॉन्शियस एंड वॉइड इंस्क्रिप्शन। ये वही चीज है जो कि सॉलन खाती है, इसलिए इसको समझ में आया। जिसमें मे फ्लाई उसे कहती है कि जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं, तुम्हें समझ में आ गया है ना कि सॉलन को कैसे यूज करना है, जाओ पहले उसको यूज करो, जिसके बाद वापस आओगे तो फिर मैं तुम्हें बाकी चीजों के बारे में बताऊंगी। जिसपे जियांग यहाँ पे मे फ्लाई को सिस्टर 18 कह के बुलाता है, तो फिर हम इसे यही बुलाएंगे, 18 मीन्स 18। कह जियांग यहाँ पे बेवड़ी को ये कह के एक्नॉलेज कर लेता है, ये कहते हुए कि भले ही ये बेवड़ी है लेकिन इसके एबिलिटीज कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये एक झलक देख के ही बता सकती है कि एनिमी की वीकनेस क्या है। जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है बंदा तगड़ा है, मुक्के मारता है तो लगड़ी मार के गिरा सकते हो, तो वही करोगे ना। फिर इसके बाद जियांग यहाँ पे सॉलन को पकड़ता है और उसे कहता है कि अपने बच्चों को लो, खाना पीना करते हैं हम लोग चल के।
गरुड़ा अभी भी नाइन ईयर वर्ल्ड के साथ में यहाँ पे फाइट कर रहा था, लेकिन वो इजिली उन्हें यहाँ पे डिफेंड कर रहा था और वो जियांग से कहता है कि ये इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि उसको यहाँ पे हरा सके। जियांग जब बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले नाइन ईयर वर्ल्ड को वापस बुलाता है। तो गरुड़ा जियांग से बोलता है कि तुमने हार मान ली क्या, अच्छा डिसीजन है, इतने भी बेवकूफ नहीं हो। तो जियांग उसे कहता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम स्मार्ट नहीं हो। इसके बाद गरुड़ा जियांग के ऊपर तेजी के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जियांग यहाँ पे सालन को जल्दी से आजाद करता है। तो सालन तेजी के साथ आगे बढ़ती है, जिसके अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि गरुड़ा धड़ाम से नीचे गिरता है और वो यहाँ पे जियांग से माफी मांगने लगता है और उसके सामने सरेंडर कर देता है। इसे तो जियांग भी हैरान हो गया था कि बस 2 ही 3 सेकंड के अंदर ये क्या हुआ, ये अचानक से हार कैसे मान लिया और फाइट इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। कहता कि ये चारों बीस्ट भी आगे से हैरान थे कि अभी तो ये गरुड़ा एकदम छलांगे मार रहा था कि मैं तो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करने वाला, मैं ग्लोरियस मौत मरना चाहूंगा। पेनरेड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर ओरोची उसको बताता है कि वो सोल डिवोरिंग एंड्स हैं, उनके छोटे साइज पे ना जाओ, वो डायरेक्ट तुम्हारे सोल इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे खा सकती हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड रियलम के अंदर इम्प्रिंट करवाया था। अगर यहाँ पे कोई भी हेमरेड हाउस सील ना होती तो फिर वो लोग बिना किसी दिक्कत के आसानी के साथ में रिजरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वर्ड इंस्क्रिप्शन है मरने के बाद में। और गरुड़ा इसी बात का फायदा उठा के यहाँ पे लगातार खुद को रिवाइव करे जा रहा था। लेकिन अगर एक बार वर्ड इंस्क्रिप्शन पूरी तरीके से डिवोवर हो गई तो फिर वो दोबारा खुद को रिजरेक्ट नहीं कर पाएगा, भले हेमरेड हाउस फ्यूचर में यहाँ पे ओपन ही क्यों ना हो जाए। इंस्क्रिप्शन को दोबारा रिस्टोर करने के लिए तुम्हें यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को लो करना पड़ेगा, जिसके बाद दोबारा वर्ड के अंदर जाके इसे री इम्प्रिंट करवाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि इतने सालों तक जो तुमने कल्टीवेशन की है उसे दोबारा करो। एग्जाम सेंटर के लिए तुम मस्त निकल गए, लेकिन एडमिट कार्ड घर पे ही भूल गए, जिसपे गोल्डन लाइन और यूनिकॉर्न भी आगे से कहते हैं अगर ऐसा मामला है तो फिर हम भी लोग यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के सरेंडर कर देते। तो जियांग को इनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग कौन से वर्ड इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वो यही सोचता है कि जब वो वापस जाएगा तो फिर 18 से इसके बारे में पूछेगा। वो पे साउलन जियांग से पूछती है कि मैं इसे खा लूं क्या। तो जियांग आगे से बोल ही रहा था कि रुको मैं सोच के बताता हूँ। तो उतने में गाउन आप सीधा पैरों पे ही गिर जाता है और जियांग से कहता है कि वो पहले थोड़ा सा रूड था, लेकिन अब वो जो भी बोलेगा वो उसके लिए सब कुछ करेगा। जिसपे जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि मूड स्विंग इतनी तेज होते हैं क्या, मुझे नहीं पता था। वो पे जियांग उससे कहता है कि नाक बहाना बंद करो मेरे पैर के ऊपर, ठीक है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम पहले के तरीके जो रेबेलियस थे मुझे वही पसंद था। इसके बाद जियांग ग्रैंडपट्री से कहता है कि अब आपकी जरूरत है। तो फिर ग्रैंडपट्री आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पे गरुड़ा को पकड़ लेते हैं, तो उसकी दोबारा फट जाती है। वो जियांग से कहता है इसका क्या मतलब है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। जियांग उससे कहता है चिंता ना करो भाई, डरो नहीं, बस फॉर्मेलिटी है, इससे ये बात पक्का हो जाएगी कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। फिर इसके बाद गरुड़ा का भी फल बना दिया जाता है। वहीं पे साओलिन जियांग को बताती है कि उसके जितने भी बच्चे हैं वो सभी भूखे हैं और वो भी। तो जियांग उससे कहता है चिंता ना करो, किंगडम के अंदर जितने भी मॉन्क और इवल मॉन्क पड़े हुए हैं उनकी सी ऑफ कॉन्शियस, उनके इमोशन सब तुम्हारे ही हैं, जाओ जाके उन्हें डिवोर कर लो। तो फिर नाइन साओलिन को लेके जाती है जहाँ पे उन सभी की बॉडीज पड़ी होंगी। जिसके बाद जियांग सावो को छोड़ देता है ये कहते हुए तुम जाके डिवाइन सोर्स एलेक्सर को एब्जॉर्ब कर लो। तो सावो वहां निकल जाती है। तो फिर ग्रैंडपट्री अब जियांग को बताते हैं कि जब वो यहाँ पे इस माउंटेन के एंसेस्ट्रल वेन ऑफ हेवन एंड अर्थ को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो डीप स्लंबर के अंदर चले जाएंगे और वो कब उठेंगे इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। तो जियांग का फ्यूचर अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसपे जियांग कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो यही बोलता है ठीक है, और वो मन के अंदर यही सोचता है कि पता नहीं ग्रैंडपट्री अब दोबारा कब उठेंगे, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, ग्रैंडपट्री के ऊपर मैं हमेशा निर्भर थोड़ी नहीं हो सकता। जिसके बाद जियांग गरुड़ा को वापस बुलाता है तो वो दोबारा जाग उठता है और उन सभी को उन लोगों की जगह पे वापस कर देता है, ये कहते हुए जाओ जाके आराम करो। जिसके बाद वो डायरेक्ट 18 के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि ये वर्ड इंस्क्रिप्शन असल में होता क्या है। तो फिर 18 जियांग से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि 10th लेवल के बाद का लेवल क्या होता है। जिसपे जियांग आगे से बताता है कि वो तो खुद को यहाँ पे गॉड समझते हैं ना। जिसपे 18 आगे से हंसते हुए बताती है कि वो बस एक फैंटेसी है और कुछ भी नहीं, 10th लेवल तो बस एक शुरुआती पॉइंट है जब यहाँ पे गॉड बनने की शुरुआत होती है। जिसपे जियांग को झटका लगता है। जिसके बाद 18 यहाँ पे टाइजी रिटर्न ऑफ नथिंगनेस को बुलाती है, एक तरीके से टूल या फिर डायमेंशन जो भी तुम कह लो। और अब वो जियांग को बताती है कि 10th लेवल यहाँ पे सिर्फ इनिशियल कंडेंसेशन ऑफ डिवाइनिटी है, यानी कि शुरुआती चरण है। इसके बाद ही गॉड बनने का रास्ता शुरू होता है, एकदम फर्टिलाइज एग की तरीके। इसके बाद वो जियांग को बताती है एशियंट टाइम में यहाँ पे 10th लेवल के जो भी लोग थे उनको यहाँ पे इमोर्टल रियलम बोला जाता था। 10th लेवल को तो बस एक बदलाव समझा जाता है, एक बदलाव जो कि यहाँ पे इमोर्टल से इमोर्टलिटी तक लेके जाएगा। जिसके बाद 10th लेवल के रियलम के बारे में बताया जाता है, जैसे कि डिवाइन किंग रियलम, एम्परर इनहाइलेशन रियलम, परफाउंड सेंट रियलम, सेलेस्टियल वनरेबल रियलम। डिवाइन किंग रियलम के अंदर यहाँ पे 9 स्टेजेस होती हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद में तुम यहाँ पे अगली रियलम के ऊपर जाओगे। मतलब कि इन्होंने हमें पटक के दोबारा कल्टीवेशन वर्ल्ड में ही फेंक दिया। घंटे का इंसेक्ट लॉर्ड है ये। खैर डिवाइन किंग रियलम की यहाँ पे जो 3rd स्टेज है उसको यहाँ पे वाइड स्टेज बोला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान में यहाँ पे मेन बंदे को अपनी खुद की कॉन्शियस को डीप वर्ल्ड के अंदर इम्प्रिंट करना पड़ता है और उस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे 36 लेयर्स होते हैं और उन 36 लेयर्स को हेवन भी बोला जाता है। जितना ज्यादा तुम्हारी समझ यहाँ पे इम्प्रिंट के दौरान में बेहतर होगी उतना ज्यादा तुम यहाँ पे ग्रेट डॉ को अच्छे से समझ पाओगे और उतना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। यानी कि अगर किसी दिन यहाँ पे जियांग मारा भी जाता है और डॉ भी चला जाता है, लेकिन इसके
जिसके बावजूद वो वाइड इंस्क्रिप्शन का यूज करते हुए खुद को रिजरेक्ट कर सकता है। और अब जाके जियांग को समझ में आता है कि इसीलिए 18 ने उसको यहाँ पे नूब बोला था, क्योंकि उसके पास लेवल ही नहीं था ये सब कुछ समझने का। खैर एक तरीके से ये चीज उसके फायदे में भी है, क्योंकि अगर हेमली डाउसील यहाँ पे ना होता तो उसके एनिमीज के ऊपर जो यहाँ पे कल्टीवेशन लिमिट लगी हुई है कि वो 10th लेवल से आगे नहीं जा सकते। 18 में यही बात बोलती है कि अगर यहाँ पे हेमली डाउसील ना होता तो फिर जो लोग अभी तक यहाँ पे उस कीवरन के अंदर छुपे हुए बैठे हैं वो तुम्हें जिंदा ना छोड़ते और तुम्हारी टिकट काफी पहले ही कट चुकी होती। तो फिर जियांग उसे पूछता है कि क्या गवर्नर के पास कुछ खास तरीके का टैलेंट है क्या वो रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे बाईपास कर सकता है। जिसपे 18 आगे से बताती है कुछ भी खास नहीं है। वाइड डिस्क्रिप्शन की जिस लेयर पे ये लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पे शुरुआती लेयर है 36 लेयर्स में से एक पे। इन्होंने बस उस लूप होल का फायदा उठाया है क्योंकि ये लोग हेमली डाउ के साथ ही में पैदा हुए हैं, तो फिर ये उसी की वजह से यहाँ पे खुद को रिजरेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो सालन का जो अभी लेवल है उस हिसाब से ये लोग उसे डरते ही नहीं। वहीं पे गवर्नर अपना मुंह छुपा रहा था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इससे जियांग को उसे एशियंट बिंग के बारे में याद आता है जिसका सामना उसने यहाँ पे 3 ओवरसीज आइलैंड के दौरान में किया था, वही जिसको ग्रैंड पार्टी ने धो दिया था। इससे जियांग को यकीन हो जाता है कि सौचन ने जो फ्यूचर देखा था कि 3 इनविंसिबल्स में से एक मारा जाएगा ये कहीं ना कहीं सच हो सकता है। इसीलिए जियांग के पास जो भी समय बचा हुआ है उसका यूज करके उसे यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि वो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड रेस के एंसेस्टर को इजीली हरा सके। इसीलिए जियांग फैसला करता है कि अब वो अबाइजल फॉरबिडन जोन के अंदर जाएगा ताकि वो डिवाइन वेपन टाइगर सोल को यहाँ पे हासिल कर सके। इसके बाद अगला सीन स्पेस टाइम की अंडरग्राउंड केव का होता है। अब इसको वही जगह मानो जहाँ पे वो सभी टकले लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं डाजिया को लेके। करंट में यहाँ पे कोई 5 एलिमेंट रेस का एम्परर था, उसे यहाँ पे पता चल गया था कि जियांग को यहाँ पे वाइड ओरिजिन और यिंग एंड यांग ओरिजिन मिल चुके हैं। इसलिए ये लोग इनकी जो लड़ाई होने वाली थी उसे और भी ज्यादा एडवांस कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग डीमन क्लैन के 9 पीक्स डीमन किंग को देखते हैं जो कि आगे से पूछता है क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वो सभी ओरिजिन्स यहाँ पे आ गए हैं। ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। ऑर्डर के हिसाब से पहले यहाँ पे हेमली डाउ आना चाहिए, जिसके बाद रूल्स लॉज आएंगे, जिसके बाद ओरिजिन आएगा, जिसके बाद ग्रेट डाउ आएगा। अभी तक न्यू एरा शुरू भी नहीं हुआ, ना ही रूल्स आया ना ही लॉ आया है, लेकिन इसके बावजूद ओरिजिन्स यहाँ पे आ गए। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी डेवलप कैसे हो सकता है। इसके बाद हम लोग 5 एलिमेंट क्लैन के एल्डर 5 एलिमेंट फायर किंग को देखते हैं जो कि आगे से बताता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस बारे में अच्छे से पता है कि 5 एलिमेंट ओरिजिन सच में आ गया है इस वर्ल्ड के अंदर। सावो के बारे में बात हो रही है। मुझे लगता है कि जितने भी इंसेक्ट मदर हैं उनके क्लैन में किसी न किसी ने यहाँ के क्लैन वालों की लगाई है। जैसे कि फायर एलिमेंट क्लैन वाला है नहीं 5 एलिमेंट वाला, इनकी यहाँ पे सावो ने लगाई हो सकती है। और दो यहाँ पे 9 नीदर क्लैन वाले भी हैं, उनकी यहाँ पे 9 ने लगाई हो सकती है। इसीलिए ये लोग उनसे इतना ज्यादा घबराते हैं। खैर फायर किंग उन लोगों से कहता है अगर उन लोगों ने ये सब कुछ ऐसा ही चलने दिया तो फिर वो लोग यहाँ पे उनके स्लेव बन जाएंगे, बेसिकली सावो के शायद से फ्यूचर में देखेंगे भाई। और ये लोग ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं देना चाहते। इसलिए फायर किंग यहाँ पे अपने एंसेस्टर की तरफ से आया है द एम्परर ऑफ एक्सटिंक्शन, और उसने बोला है कि वो यहाँ पे इन लोगों को एम्परर ओरिजिन फ्रूट ऑफर करेगा। जो कोई भी यहाँ पे जियांगशन को मारेगा उसे ये फ्रूट यहाँ पे दिया जाएगा रिवॉर्ड के तौर पे। एम्परर ओरिजिन फ्रूट का नाम सुनते ही इन सभी की यहाँ पे आंखें खड़ी हो जाती हैं क्योंकि इन लोगों को ये फ्रूट चाहिए। ये काफी ज्यादा रेयर होता है क्योंकि इसको यहाँ पे हेवन एंड अर्थ का रेयर ट्रेजर माना जाता है और इसके अंदर यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट्स की पावर होती है जो कि एम्परर की ओरिजिनल पावर होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से पाथ को फॉलो करते हो, अगर तुमने इस फ्रूट का यूज किया तो फिर तुम यहाँ पे एडवांस रियलम पे बड़ी जल्दी यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। खैर फायर किंग इन लोगों को ये भी बता देता है कि वो लोग यहाँ पे पूरा जोर लगाएंगे ताकि वो लोग डाजिया को इस एरा से पूरी तरीके से मिटा सकें, जिसके लिए वो लोग यहाँ पे 500 10th लेवल के वॉरियर अपनी तरफ से भेजेंगे और साथ ही में एक एक्सपर्ट को भी भेजेंगे जिसका लेवल यहाँ पे डिवाइन किंग रियलम का हो सकता है या फिर उससे ऊपर का भी। और ये लोग ये करने के लिए यहाँ पे हेमली डाउ तक को भी पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। जितना ज्यादा वो लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्शन डाजिया के अंदर मचाएंगे उतना ज्यादा इन लोगों को यहाँ पे फायदा होगा, जिसके लिए अंडरवर्ल्ड क्लैन यहाँ पे रेडी था, एशियन इमॉर्टल क्लैन भी रेडी था, डीमन क्लैन भी रेडी था, अबाइजल क्लैन भी रेडी था, ड्रैगन क्लैन भी यहाँ पे रेडी था। इसलिए फ्यूचर वाले जियांग के इतने लगे पड़े हैं, जब इतने लोग धक्के तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो फटनी तो तय ही है। खैर इसके बाद हम लोग सावो को देखते हैं जिसने यहाँ पे डिवाइन सोर्स एलेक्सर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो चुटकियों में जियांग के पास में वापस आ जाती है। जियांग को बताया जाता है कि सावो ने यहाँ पे अपना लाइफ ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए वो ओरिजिन ऑफ 5 एलिमेंट को उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और वो कितना क्वालिटी में कर पाएगा ये बात यहाँ पे उसके लेवल और साथ ही में बच्चों के नंबर पे डिपेंड करती है, जिसपे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सावो की एबिलिटी की मदद से उसकी कॉम्बैक्ट पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो चुपचाप यहाँ पे उनकी एबिलिटीज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब जियांग के पास यहाँ पे फाचो एलिमेंट की पावर आ गई है, जिसके बाद वो यहाँ पे गैंग मेटल की एबिलिटी का यूज करता है तो वो एक बार में ही पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो यहाँ पे सावो की एबिलिटी को यहाँ पे हार्नेस कर सके, इसलिए उसको यहाँ पे प्रेजेंट सप्रेसिंग बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब वो सावो की एबिलिटी यूज करे। खैर इसके बाद वो यहाँ पे जिया वुड वाइटलिटी का यूज करते हुए अपनी चोटों को इजिली यहाँ पे हील कर लेता है, जो कि फ्यूचर में उसके बहुत ज्यादा काम आएगा। जिसके बाद वो सी स्ट्राइडर का इस्तेमाल करते हुए तो ये पानी के ऊपर लहरें मारते हुए आगे चलता है। बेसिकली ये पानी को एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है क्योंकि जब ये बोलता है वाटर ड्रैगन राइज तो फिर पानी का ड्रैगन हवा में आ जाता है, जिसकी
इसके बाद ली फायर का इस्तेमाल करते हुए वाटर ड्रैगन के ऊपर हमला करता है तो जियांग वाटर ड्रैगन को इजीली यहाँ पे भाप के अंदर बदल देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का यूज करता है तो फिर वो जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी स्पाइक को बाहर निकाल लेता है। तो फिर जियांग अपने कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर एक और डिवाइन स्नो माउंटेन बाहर निकाल लेता है क्योंकि गणपति ने उसे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था। तो फिर जियांग सावो की 5 एलिमेंट पावर की यहाँ पे तारीफ कर रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही कमाल की है। तो फिर सावो तारीफ खाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन जियांग उसे कोई भी भाव नहीं देता। तो फिर गणपति अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं तो वो गहरी नींद अवस्था में जाने वाले थे लेकिन उससे पहले वो जियांग को यहाँ पे कुछ चीजें बता के जाते हैं कि टियान युवान का जो सफर होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए जब तक वो रेडी ना हो तब तक वो ना जाए वहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे कई सारे हायर रियलम्स हैं, जब तक यहाँ पे एकदम नेसेसरी ना हो यानी कि जरूरी ना हो तब तक वो अंडरग्राउंड केव्स के अंदर कभी भी ना जाए। और तीसरा, अगर जियांग को कभी भी मौका मिलता है यहाँ पे प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को चेक करने का तो फिर वो जरूर करे। दो चीजें जियांग को समझ में आ जाती है लेकिन तीसरी चीज उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और वो ग्रैंडपैडी से पूछने की कोशिश करता है कि वो क्या चीज है लेकिन ग्रैंडपैडी तब तक सो चुके थे। उतने में 18 बाहर निकलती है और वो जियांग को बताती है प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री यहाँ पे यानवांग लोगों के रहने का एक तरीके से सबूत है जो कि दूसरे एराज के अंदर बटा हुआ है। ह्यूमन रेस के पास जो रिकॉर्ड है उस एरा का अब तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे खो चुका है और इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो फिर 18 उसे बता नहीं सकती है क्योंकि उसका लेवल कम है। अगर उसने बता दिया तो जियांग यहीं पे ही मारा जाएगा। जियांग को समझ में आ जाता है कि उसे सिर्फ क्लूज के बदौलत ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे सच्चाई नहीं जान सकता है। इसके बाद अगला सीन डाजिया बॉर्डर का होता है जहाँ पे हम होंग और डुवान को देखते हैं। इन दोनों के बारे में तुम लोग जानते ही होगे। होंग के बारे में जान लो, वो जियांग की यहाँ पे सीनियर सिस्टर है यानी कि बूढ़ों की सबसे बड़ी डिसेबल है। खैर इन लोगों को एकदम भयानक एहसास होता है कि सामने से कई सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ रहे हैं। इन लोगों को यही लगता है कि वो लोग एनिमी हो सकते हैं। यहाँ तक कि डुवान अपनी डिवाइन सेंसेस की मदद से भी पता नहीं लगा पाता कि वो क्या चीज है क्योंकि वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। होंग आगे यहाँ पे डुवान से पूछती है कि हम लोगों को यहाँ पे तेरे इनविंसिबल्स को बुलाना चाहिए लेकिन डुवान आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कि वो लोग ब्रेथ थ्रू की कगार पे खड़े हुए हैं और वैसे भी कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है तो फिर वो लोग इसके लिए यहाँ पे उनसे मदद नहीं मांग सकते हैं। उनको यहाँ पे इस बैटल का सामना खुद ही करना पड़ेगा। हुआंग पूछती है तो फिर क्या हम लोग यहाँ पे जियांग से मदद मांगे। खैर उतने में यहाँ पे जो सैटेलाइट डिपार्टमेंट वाले थे वो उन दोनों को बताते हैं कि सामने से कोई बीस्ट विस्ट नहीं, असल में जियांग के यहाँ पे इंसेक्ट आ रहे थे। तो फिर इन दोनों को यहाँ पे चैन की सांस आती है क्योंकि ये जियांग था। इन लोगों को लगा कि ये लोग यहाँ पे पहले ही जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ लेंगे। हालांकि परेशानी तो उन्हें होने ही वाली थी इन सभी इंसेक्ट का खाना ढूंढने में। खैर जब जियांग वापस आता है तो वो सभी लोग उसका यहाँ पे ग्रैंड वेलकम करते हैं, उसे ह्यूमन सॉवरेन बुला के। खैर इसके बाद हुआंग और जियांग के बीच में कुछ फालतू बातें होती हैं जिनको इग्नोर किया जाए किसी काम के नहीं है क्योंकि हुआंग उसे इग्नोर ही मारती है। खैर उतने में डुआन जियांग को बताता है कि तुमने जो स्लॉट्स मुझे यहाँ पे टावर के लिए दिए थे वो पहले ही फुल हो चुके हैं और वो जियांग को बताता है 3 ओवरसीज आइलैंड को मिला के यहाँ पे उनके पास टोटल 12 8 लेवल के कल्टीवेटर हैं जिनमें से 8 पहले ही यहाँ पे 9 लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। बाकी बचे हुए 4 वो भी बहुत जल्द यहाँ पे 9th लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। ओवरलॉर्ड्स के बीच में जो 28 लोग हैं वो भी लोग यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुके हैं जिनमें यहाँ पे होंग और साथ में वो खुद भी शामिल है। जिसके बाद वो जियांग को बता रहे थे कि वो बाकी स्लॉट्स को इसी तरीके से बांटेंगे तो जियांग आगे से कहता है कि आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। जिसके बाद वो डुवान से यहाँ पे बाकी लोगों के बारे में पूछता है कि उनके बारे में क्या। तो डुवान आगे से बताता है कि यहाँ पे वो सभी लोग भी बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और वो जुआनजी के बारे में बता ही रहा था कि वो ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। उतने में यहाँ पे जुआनजी 10th लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेता है उनकी आंखों के सामने ही। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जुआनजी ब्रेक थ्रू होके गॉडहुड के अंदर यहाँ पे अपना कदम रखता है तो फिर उसके अंदर से निकलता हुआ हो रहा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लिंक्यो भी उसे देख के घबरा जाता है। वो यही सोचता है कि अगर वो अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दे तभी वो यहाँ पे जुआनजी की फिजिकल बॉडी को ही यहाँ पे डैमेज कर पाएगा। खैर इसके बाद जुआनजी लिंक्यो की तरफ नीचे बढ़ने लगता है तो फिर उसके प्रेशर की वजह से लिंक्यो के ऊपर जोर पड़ रहा था तो वो कहता है कि थोड़ा सा धीरज रखोगे। इस पे जुआनजी आगे से शो ऑफ मारते हुए कहता है कि वो अभी तो इसके अंदर आया है, उसे यहाँ पे इसकी आदत नहीं है। जिसके बाद वो जुआनजी से कहता है कि तुम भी इस तरीके से मेहनत करो, बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर लोगे। वो फिर लिंक्यो भी जुआनजी से यही पूछता है कि 10th लेवल है क्या यहाँ पे इन सभी का अंत है। जिसपे जुआनजी आगे से बताता है कि ये तो बस शुरुआत है गॉडहुड के अंदर की, जब तुम यहाँ पे इसके ऊपर कदम रखोगे ब्रेक थ्रू करोगे तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जुआनजी को हुआंग युवे के सामने देखते हैं जहाँ पे वो मस्त सो रही थी और जुआनजी हुआंग युवे से कहता है कि मैं अंडरग्राउंड केव्स के अंदर वापस जा रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ पे कुछ भी होता है तो ये पाउच जियांग को दे देना। जिसपे हुआंग यू दोबारा नाराज हो जाती है क्योंकि इस पाउच का देने का मतलब यही है कि यहाँ पे जुआनजी मारा जाएगा और हुआंग यू को समझ में नहीं आ रहा था कि जुआनजी अभी भी इस बात के ऊपर क्यों टिका हुआ है। डियाज़ा की ओवरऑल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई है और साथ ही में वो भी यहाँ पे 10th लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसलिए वो जुआनजी से पूछती है कि ये तुमने खुद का फ्यूचर है या फिर उस मिस्टीरियस पर्सन ने कुछ बोला है। जिसपे जुआनजी आगे से पॉज देते हुए बताता है कि उसने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया और कुछ भी नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जियांग को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना। दूसरा ये था कि जब यहाँ पे ईसेंट विंग सामने आए तो फिर यहाँ पे टाइगर सोल को रिलीज करना। और तीसरा, अगर यहाँ पे डाजिया पूरी तरीके से कैस्टोफर के अंदर चला जाता है तो फिर उसे ये पाउच जियांग के हवाले कर देना है। इतना बोलने के बाद में जुआनजी यहाँ से चला जाता है और हुआंग युवे इसी बारे में सोच रहे थे
थे कि ये लोग सिर्फ यहाँ पे आपदा आपदा बोलते रहते हैं। अगर डाजिया के साथ कुछ भी होता है तो फिर उसका यहाँ पे जियांग के साथ में क्या लेना देना, वो इन सभी चीजों को कैसे यहाँ पे हैंडल करेगा। वो भी हुआंगियो को भी समझ में आ जाता है अगर जुआनजी मरेगा तो फिर वो यहाँ पे पोजुन सिटी के अंदर ही मारा जाएगा। जुआनियो बस यही उम्मीद लगा के रखती है कि जुआनजी को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में दोबारा आ जाते हैं। बाय द वे ये डाजिया का कुल्लुन सेक्रेट माउंटेन है, यानी कि फ्यूचर का डाजिया। हम लोग परमोडियल गॉड क्लैन के पैलेस को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग जियांग के बारे में ही बात कर रहे थे। जियांग ने एक और सिटी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो बस मरते मरते बचा है। अभी के लिए डाजिया के जितने भी बचे कुछ लोग हैं या तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है या फिर वो केओटिक डोमेन यहाँ पे जा चुके हैं। बस जियांग अभी भी यहाँ पे अकेला लड़ रहा है, जिसपे एक बंदा आगे से बोलता है कि ये तो बस फाइनल स्ट्रगल है, बहुत जल्द वो भी मारा जाएगा। तो दिनों पहले उसने यहाँ पे हेवनली वनरेबल के साथ में मुकाबला किया था और पर्सनली उसे रोकने के लिए गए हुए थे और ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जान बचा के भाग निकला। जिसपे वो लड़की आगे से बोलती है कि उसे ये बात कहनी पड़ेगी कि जियांग का जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कई सारा एरा के यहाँ पे लोगों को पूरी तरीके से सरपास कर दिया है। कई लोग फालतू में इसी बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे प्रीवियस एरा के जो सेलेस्टियल वनरेबल हैं वो अभी तक यहाँ पे जियांग को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। जिसके बाद हम लोग जियांग और साओचैन को देखते हैं और इनके हालात को ज्यादा ही खराब थे। जियांग के बाल पूरी तरीके से अब यहाँ पे सफेद हो चुके थे। उतने में ही साओचैन के हालात और ज्यादा खराब होने लगते हैं। तो जियांग उसे कहता है अपना ख्याल रखो, मेरी चिंता ना करो। और इस वाले जियांग को भी पता चल गया था कि बहुत जल्द डाजिया के ऊपर हमला होने वाला है और जुआनजे के पास ज्यादा समय नहीं बचा होगा, वो बहुत जल्द मारा जाएगा। साओचैन उससे पूछती है क्या वो वापस जाना चाहता है। जिसपे जियांग जाना तो चाहता था लेकिन उसे इस बात का डर था कि साओचैन भी यहाँ पे नाइन और साउजिया की तरीके गहरे नींद के अंदर चली जाएगी अपनी पावर हद से ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद में। तो साओचैन खुद ही कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो जागी रहेगी। अगर वो लोग टाइम के अंदर वापस नहीं जाएंगे तो फिर जुआनजी मारा जाएगा, वो भी बहुत बुरी तरीके से। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोबारा टाइम ट्रेवल करेंगे। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि इसी बारे में सोच रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे एक डर सता रहा है कि जुआनजी मारा जाएगा। इसीलिए वो एक बार यहाँ पे जुआनजी से मिलना चाहता है। और वैसे भी आधे महीने के बाद में हेवेली डाउ सील ओपन हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पे जो दूसरी रेसेस रहेंगे वो हमला करने के लिए वापस आएंगे। खैर इसके बाद हमें एक एक करके यहाँ पे जियांग के सभी लोगों की पावर लेवल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे जियांग का लेवल 164 है और वो 6th स्टेज पे है। ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स जो कि डिवाइन रैंक पे है, थंडर गॉड जो कि डिवाइन रैंक पे है और टेरेंट हेवनली मार्शल गॉड क्लास वो भी यहाँ पे डिवाइन रैंक पे है। स्किल्स में उसके पास ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स, थंडर पनिशमेंट, इनविंसिबल डिवाइन फिस्ट, मार्शल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, इंपीरियल आर्मी और फॉर्मेशन, हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड है। इक्विपमेंट में उसके पास हेवनली सिन ब्लेड है जो कि यहाँ पे 4th टायर की है। जिसके बाद हमें 9 से मिलवाया जाता है जिसका लेवल यहाँ पे 128 है और ये 5th टायर पे है। इसके पास पूरे 80 बिलियन यहाँ पे 9 विंड मियास्मा है जिनका लेवल यहाँ पे 89 है। एबिलिटीज में इसके पास 9 नीदर वर्ल्ड सील है, 9 नीदर वर्ल्ड किल है और 9 नीदर वर्ल्ड कर्स है। जिसके बाद हमें साउजिया के बारे में बताया जाता है। इसका लेवल इतने समय 45 है और ये अपनी सेकंड टायर के अंदर है। इसके पास 10 मिलियन इतने समय बच्चे हैं जिनका लेवल यहाँ पे 30 के पास है। एबिलिटी में इसके पास सिर्फ 2 ही एबिलिटी है, डिवाइन एलिफेंट प्रेजेंस सप्रेसिंग बॉडी और स्पीयर ऑफ हेडीज। जिसके बाद साउचैन का नंबर आता है। इसके पास ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे सिर्फ 1500 ही हैं और एबिलिटी आइस ऑफ टाइम है। जिसके बाद सावू का नंबर रखता है जो कि यहाँ पे 121 लेवल पे 5th टायर पे है। इसके पास ऑफ स्प्रिंग पूरे 150 बिलियन है जिनका एवरेज लेवल 99 है। जिनकी एबिलिटीज में यहाँ पे डिवोरिंग बीस्ट है, ग्रेड 5 एलिमेंट टेक्निक है। जिसके बाद साउलैंड का नंबर लगता है जो कि इतने समय सिर्फ 68 लेवल पे और ये 3rd टायर पे है। वहीं पे इसके पास ऑफ स्प्रिंग सिर्फ यहाँ पे 20 बिलियन है जिनका एवरेज लेवल 39 है। एबिलिटी में वाइड ब्रेकिंग है और इंस्क्रिप्शन डिवोरिंग है। जिसके बाद 18 के बारे में बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद जियांग टियानयुआन फॉरबिडन जोन जाने वाला है जहाँ पे कई सारे गॉड्स की टोम है और डीमंस की टोम है। टोम मींस कब्र और कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स भी हैं जिनकी मदद से वो यहाँ पे साउजिया को अपग्रेड कर सकता है। और साथ ही में उसी जगह पे यहाँ पे डिवाइन वेपन टाइगर सोल भी है जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे शायद से जुआनजी को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद जियान पुजुन सिटी पहुंच जाता है लेकिन वो फैसला करता है कि वो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइन ओरिजिन लैंड जाएगा ताकि वो जियानमू सीट को वहाँ पे प्लांट कर सके। जिसके बाद वो किलिन से मिलने के लिए जाएगा क्योंकि उसने एक बार यहाँ पे जुआनजी को धर के कूटा था, तो फिर शायद से वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे गुस्सा निकालने के लिए कर सकता है। जिसके बाद जियांग उन लोगों में से पूछता है कि किसी को रास्ता पता है, जिसपे यहाँ पे सावो और साउजिया बाहर निकलते हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मुझे पता है। उतने में 18 बाहर निकलती है जो कि यहाँ पे किसी तरीके का तलिस्मा बाहर निकालती है, जिसकी वजह से जियांग डायरेक्ट उस ओरिजिन लैंड पे टेलीपोर्ट मार जाएगा। लेकिन सावो को इसमें भी दिक्कत थी, वो आगे से चिल्लाने लगती है तो जियांग उसका मुंह पकड़ के उसे यहाँ पे कॉन्सिनेंस वर्ल्ड के अंदर डाल देता है, ये कहते हुए जाओ और जाके 18 के साथ आर्ग्यू करो। जिसपे ये अंदर आती है और 18 को यहाँ पे उंगल करने की कोशिश करती है तो 18 उसे कहती है कि तुम सच में मुझसे आर्ग्यू करना चाहती हो क्या? बाय द वे ये है किताबी कीड़ी, इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। सावो को समझ में आ जाता है गंदी तरीके से मार खाएगी, इसलिए वो चुपचाप नीचे बैठ जाती है। इसके बाद जियांग वो तलिस्मा इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट ओरिजिन सोर्स लैंड के ऊपर ही टेलीपोर्ट मारता है, जहाँ
वहाँ पे कई सारे फ्रूट थे और साथ ही में वहाँ पे सोर्स वाटर भी था, सॉरी एलेक्सियर। जिसके बाद जियांग अपने पास से यहाँ पे जियान सीड को बाहर निकालता है और उसे उस पॉट के अंदर डाल देता है। सीड जैसे ही सोर्स ऑफ एलेक्सियर के अंदर जाता है तो वहाँ से एक लाइट बाहर निकलती है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंटेट करता है कि डाजिया का नेशनल फॉर्चून और साथ ही में यहाँ की जो हेवन एंड अर्थ वेन्स है वो भी अब यहाँ पे ग्रो करने वाली हैं। जिसके बाद ग्रैंड पटरी आगे से यहाँ पे एक फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जियांग को पहले लगता है कि शायद से ग्रैंड पटरी को होश आ गया है, लेकिन वो भी सोए हुए थे, ये बस यहाँ पे पैसिव इफेक्ट था। जियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे पहले यहाँ पे फ्रूट को चेक करता है कि इसमें कौन सा माल पानी है। जियांग को इससे कुछ खास नहीं मिलता, बस उसे यहाँ पे बग नेस्ट मिलता है, बेसिकली एक तरीके से घर, जिसके अंदर अब वो यहाँ पे 9 विंग्ड मियास्मा को अपने साथ ही कैरी कर सकता है। अब उसे यहाँ पे उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है कि 2 घंटे पहले इंतजार करो उनके आने का, हाथ से निकालो और हाथ से साफ कर दो उन्हें। उतने में ये जगह हिलने लगती है और सामने से एकदम गुर्राहट की आवाज आ रही थी, क्योंकि अगले ही पल यहाँ पे किलिन आ गया था। जियांग उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, यही कहते हुए कि चलो तुम यहाँ पे खुद आ गए, अब मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये भरते हुए जियांग से कहता है कि तुम मेरी कल्टीवेशन को काहे लिए डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर मार नहीं खाना चाहते तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। जियांग उससे कहता है कि हर कोई बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लड़ाकू हो, रेबेलियस हो, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन आज तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, या तो अपनी मौत को स्वीकार करो या फिर चुपचाप सरेंडर करो। किलिन अभी भी नहीं झुकता, वो आगे से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से मुझे इस तरीके से बात करने की? होंगे तुम्हारे पास हजारों 9 विंग्ड मियास्मा, उनके बिना तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे? जिसपे जियांग आगे से कहता है, गिनती नहीं आती क्या, बिलियन है ये। जिसके बाद जियांग एक एक करके यहाँ पे और भी इंसेक्ट को बाहर निकालता है, जिसमें साउजिया था, सावो था और साथ ही में यहाँ पे अपनी एमवीपी साओलैन भी थी। ये भी कम बाड़ा था, तो जियांग आगे से उन चारों क्रीचर्स को भी बाहर निकालता है, जिसमें गरुड़ा भी था। ये देख के तो एक बार तो किलिन की भी फट जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना एक्ट नहीं छोड़ता, आगे से कहता है, इसके साथ भी तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। जिसपे तो जियांग भी एक पल के लिए यही सोचता है कि इतने के बावजूद ये कंट्रोल में नहीं आएगा क्या, या ये मारा ही जाएगा। खैर इसके बाद जियांग हमला करने को आगे बढ़ ही रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हारा यहाँ पे होना ही पूरी तरीके से यूजलेस है, तुम्हारे मरने से ही हमें यहाँ पे फायदा होगा। लेकिन अगले ही पल किलिन घुटने टेक देता है, ये कहते हुए, चुप, सरेंडर करेगा मैं। जिसपे इन सभी का मुंह बन जाता है और सभी चीखते हुए एक साथ कहते हैं, सरेंडर करोगे? तो क्या इतना नोटंकी कर रहे थे, डायलॉग बाजी मार रहे थे कि मैं नहीं करने वाला ये वो वगैरह। जियांग उसे कहता है, चालबाजी तो नहीं कर रहे ना कि साला हम लोग पीछे घूमे और दौलती मार दो हमारे मुंह के ऊपर तुम घोड़ों की तरीके। ये बोल रहा है सरेंडर करेगा, लेकिन इसका एक्सप्रेशन, उसका एटीट्यूड अभी भी एकदम रेबेलियस वाला ही है। आगे से बोलता है, मैं कलिन, जब मैंने बोल दिया कि मैं सरेंडर करूंगा तो फिर मैं करूंगा ना, तुम्हें यकीन क्यों नहीं रहा इस बात के ऊपर? जिसपे जियांग उसे कहता है, ये बात जरा शीशे में देख के एक बार खुद से बोलो और तब पूछना मुझसे कि मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा। जिसपे किलिन आगे से बोलता है, हैरे में लड़ाकू, हैरे में रेबेलियस, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपन पांडु हो। बुद्धि नाम की भी चीज होती है, सामने 2 लोग खड़े हैं जो कि मुझे धर के कूट दे तो भागूंगा ही ना, या फिर सरेंडर करूंगा, काहे उनसे लड़ूंगा मैं। जिसके बाद इसकी डायलॉग बाजी देखो, इसको कहते हैं पत्ते खेलना। ये आगे से बोलता है कि मैं डाजिया का यहाँ पे गार्डियन बीस्ट हूँ, ये मेरी यहाँ पे ड्यूटी है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूँ। पहले का डाजिया खराब था, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उसे प्रोटेक्ट करने का, लेकिन अब का डाजिया बढ़िया हो चुका है रे बाबा, तो हर वजह से, इसलिए अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की। जिसपे जियांग उससे कहता है, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। जिसके बाद वो उन सभी को वापस बुलाता है और किलिन से कहता है कि अब तुम मेरे साथ चल के यहाँ पे जुआनजी से माफी मांगोगे। किलिन आगे से बोलता है कि मैंने उसे धर के कूट दिया था, अब चाहते हो कि उसके लिए माफी मांगू? सदियां बीत गई है भाई, भूल जाओ पुरानी बातें, रंजिश नहीं रखी जाती। जियांग उससे कहता है कि तुम भूल गए होगे, मैं नहीं भूला, तुम्हें ये काम नहीं करना क्या? जिसपे किलिन आगे से कहता है, करूंगा ना भाई, जवानदी है, काहे लिए नहीं करूंगा। जिसके बाद ये दोनों उड़ते हुए पोजन सिटी आ जाते हैं, जहाँ पे जुआनजी किलिन को देख के हैरान हो जाता है। वह पे इसके माफी मांगने का तरीका भी एकदम भयानक था। अरे जो हमारी लड़ाई 2-3 साल पहले हुई थी ना, मैंने तुम्हें धर के कूट दिया था, तुम्हारा मुंह रगड़ दिया था जमीन पे, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, आई एम सॉरी बाबू। भाई एक तरीके से घोड़ा ही है, बस सर पे मोती चपका लिया है। कर जियांग इसके मुंह के ऊपर गोसा मारता है, ये कहते हुए, सही से सॉरी बोलो ना, ऐसे क्या मांग रहे हो जैसे कि तारीफ कर रहे हो खुद की, नहीं मांगनी आती तो जाओ सीख के आओ। खैर इसके बाद ये चला जाता है, ये कहते हुए कि सीख के आऊंगा तब माफी मांगूंगा। वही पे जुआनजी ये देख के हैरान ही हो जाता है कि जिस किलिन से वो बच के भागा था अपनी जान बचा के, अब वो उसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया है, बिल्कुल एक डॉग की तरीके। खैर इसके बाद जियांग इस किलिन को यहाँ पे जुआनजी के हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि अब तुम इसका इस्तेमाल करना। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठते हैं और यहाँ पे चाय पीते हैं। वही पे जुआनजी जियांग से कहता है, शुरू में मुझे लगता था कि 9 विंग्ड मियास्मा ही तुम्हारा असली ट्रम्प कार्ड है, लेकिन अब मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा असली ट्रम्प कार्ड डिवाइन ट्री है और तुम्हारे पास और भी कई सारे ट्रम्प कार्ड छुपे हुए होंगे। इसके बाद जुआनजी जियांग से पूछता है कि तुम्हारे अंदर जो गॉडहुड है वो आया कहाँ से। जियांग को शुरुआत में समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो जियांग आगे से यही बोलता है कि शायद से वो गॉडहुड के साथ में तब फ्यूज हो गया होगा जब वो यहाँ पे जी फैमिली की एसेंट गॉड क्रॉप्स के अंदर गया होगा, वही जहाँ पे साउजिया पहली बार 9 अदरवर्ल्ड डीमंस के साथ में मिला था, वही बड़ी सी बॉडी। इस पे जुआनजी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस तरीके से भी ये चीज चलती है क्या, मुझे यहाँ पे 300 साल लग गए तुम्हारे टावर के अंदर, तब कहीं जाके मैं यहाँ पे गॉडहुड के अंदर आ पाया हूँ। इस पे जियांग आगे से बोलता है कि शायद से मैं लकी होऊंगा इसलिए ये हो गया होगा। जिसके बाद वो दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं कि अगर हम दोनों आपस में फाइट करें तो फिर आप मुझे हरा दोगे क्या। जिसपे जुआनजी आगे
आगे से कहता है मजाक कर रहे हो क्या साले, तुम्हारे पास यहाँ पे 80 बिलियन नाइनविड मियास्मा है, दूसरे इंसेक्ट भी हैं और साथ ही में डिवाइन ट्री के बारे में तो बोलो ही ना, वो तो अलग ही लेवल की चीज है, उसके बारे में सोचता हूँ तो जलन होने लगती है। जुआनजी आगे से जवाब देता है कि जब वो यहाँ पे डिवाइन किंग रियलम के थर्ड स्टेज पे आ जाएगा और डिवाइन ट्री अगर बीच में कुछ भी ना करे तो फिर वो शायद से यहाँ पे 30% का चांस ले सकता है जियान को हराने में। जिसके बाद जुआनजी से यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ यान हुआंग पीपल के बारे में पूछता है, जिसपे जुआनजी आगे से कहता है प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री ऑफ यान हुआंग पीपल, उनके बारे में बात कर रहे हो क्या। जुआनजी को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उसे इतना पता है कि ये जो यान हुआंग रेस थी वो एक टाइम पे यहाँ पे जितनी भी रेसेस है उन सभी की लॉर्ड हुआ करती थी किसी खास तरीके की पास्ट एरा के दौरान में, लेकिन अब उनकी जो हिस्ट्री है अब वो पूरी तरीके से इरेज कर दी गई है उसको टाबू बता के। 4000 साल पहले 10,000 रेसेस ने एक साथ मिलकर यहाँ पे ह्यूमन सॉवरन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इसी कारण की वजह से, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उसने यहाँ पे प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में पता लगा लिया था। जियाग आगे से पूछता है कि इस प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के पास सीक्रेट क्या है, क्या ये छुपाई बैठी हुई है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे आक्रोश मच जाता है। जुआनजी आगे से बताता है कि उसे भी नहीं पता है, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था लेकिन आज तक उसे कुछ भी क्लू नहीं मिला, जिसपे जियांग को समझ में आ जाता है कि उसे थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, जब वो यहाँ पे अंडरग्राउंड केव्स के अंदर जाएगा तभी वो इस बारे में पता लगा सकता है। जिसके बाद जियांग जुआनजी को बताता है कि वो यहाँ पे फॉरबिडन जोन के लिए जा रहा है, जब वो वापस आएगा तब वो यहाँ पे उनके साथ अंडरग्राउंड केव के अंदर जाएगा, तब तक के लिए जुआनजी अपना ख्याल रखे। जुआनजी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जियांग को शायद से फ्यूचर के बारे में पता चल चुका है, सौचन ने बता दिया होगा या फिर इसने खुद ही सेंस कर लिया होगा। जुआनजी यहाँ पे कुछ भी कहना नहीं चाहता क्योंकि वो इसे दुखी बढ़ा देगा, इसलिए वो जियांग से ये कहता है कि तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, गॉड स्लेइंग आर्मी भी मेरे साथ है, बहुत ही जल्द हुआंग और लिंग्यू भी ब्रेक थ्रू करके आ जाएंगे, डाजिया पूरी तरीके से सेफ रहेगा, बेफिक्र होके जाओ, फ्यूचर तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। जिसके बाद हम लोग जियांग को डायरेक्ट गुआंग हाई बैटल जोन के अंदर देखते हैं। ये बंदा तुम्हें याद होगा, मैं तो भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ इसका नाम। करिए जियांग को बताता है कि ये भी ब्रेक थ्रू कर चुका है 9th लेवल के अंदर। जियांग उससे कहता है मुझे नहीं जानता, ना ही मुझे फॉर्मेलिटी यहाँ पे करनी है, मुझे बस ये बताओ फॉरबिडन जोन कहाँ पे है और उसके बारे में जो भी डिटेल है उसे भी बताओ। यून आगे से बताता है कि ये पहला डाजिया का फॉरबिडन जोन था जो कि यहाँ पे मिला था और ये एक्सट्रीमली स्पेशल है। टियानियन फॉरबिडन जोन 9 लेवल के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड है, हर एक लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे खतरा बढ़ते जाता है। टियन फैमिली जब भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जाती है हर बार उन्हें यहाँ पे कई सारे कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ता है। वो लोग अभी तक सिर्फ यहाँ पे बाहरी छोर को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, अंदर तक नहीं गए हैं। 9th लेवल का जो बाहरी छोर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिमेट्री के बराबर है, जहाँ पे गॉड्स और डीमंस की कब्रें हैं, एक तरीके से कब्रिस्तान तुम इसको बोल सकते हो, लेकिन छोड़ा हुआ। जैसे ही तुम इसके कोर तक जाओगे तैसे ही वो रास्ता यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जियांग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अगर ये ग्रेव यार्ड है गॉड्स और डीमन का और हजारों वहाँ पे कब्रें हैं तो फिर शायद से डिवाइन एम्परर की सीक्रेट ट्रेजरी वहीं पे ही हो सकती है। खैर इसके बाद जियांग यहाँ पे जैसे ही फॉरबिडन जोन के लिए जाने वाला था उतने में यहाँ पे जुआन युवे आ जाती है। जियान उसे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो जुआन युवे उसे बताती है कि जुआनजी ने यहाँ पे उसे बताया है कि वो यहाँ पे फॉरबिडन जोन के लिए जा रहा था और साथ ही में उसके जी फैमिली के पास में यहाँ पे शायद जियो क्लैन का ब्लड है, तो फिर शायद से वो जियांग के काम आ सकती है। ये बोल तो रही है कि काम आएगी, लेकिन इससे ज्यादा यूजलेस किसी काम का कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो फिर जियांग भी उसे कह देता है कि चलो चलते हैं 7 जन्म पार। इसके बाद ये दोनों एक साथ फॉरबिडन जोन के अंदर जैसे यहाँ पे एंट्री मारते हैं तो ये फॉरबिडन जोन जियांग ने जैसा सोचा था उससे पूरी तरीके से अलग था, मस्त एकदम सुनहरी जगह थी ये। तो जुबान ये उसे बताती है कि यहाँ पे उन टोम स्टोन को छोड़ के जितनी भी जगह है वो सब एक पूरी तरीके से पैराडाइज के तरीके है। जिसपे जियांग उससे कहता है लेकिन फिर भी केयरलेस बिल्कुल ना होना, यून ने बोला था कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनेवे का जो ब्लड था वो शायद से एक्टिवेट होने लगता है, जिसके बाद पलक झपकते ही ये गायब हो जाती है। वह जियांग चीखता रह जाता है कि ये कहाँ पे चली गई, मैंने बोला था ना ये बिल्कुल यूजलेस रहेगी, बोल दो रे कि काम आ जाऊंगी लेकिन किसी काम नहीं आएगी ये, अब ये पूरा चैप्टर गायब रहेगी। तुम लोग गेस करो कि ये कितना गायब रह सकती है। खैर जियांग जल्दी से यहाँ पे 9 विंग्ड मियास्मा को रिलीज करता है, ये कहते हुए कि जाओ जाके जुआन युवे को ढूंढो। तो फिर जियांग उनकी मदद से पूरे इलाके को छान डालता है, लेकिन उसे कहीं भी यहाँ पे जुआन युवे का नामो निशान नहीं मिलता। जिससे जियांग इसी बारे में सोच रहा था कि जुन युवे के साथ जो कुछ भी हुआ उसे यहाँ पे कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुआ था, बस एक लाइट सी आई थी। तो फिर जियांग यहाँ पे सौचन से कहता है कि तुम फ्यूचर देख के बता सकती हो कि यहाँ पे जुआन युवे के साथ क्या हुआ। जिसपे सौचन आगे से कहती है कि उसका लेवल अभी भी काफी ज्यादा लो है, अगर वो अपने सभी लार्वा का भी इस्तेमाल कर ले तो भी वो यहाँ पे सिर्फ 7 मिनट का ही फ्यूचर देख पाएगी। उतने में 18 जियांग से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी है पूरी तरीके से ठीक ठाक है, बल्कि ये चीज तो उसके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। जियांग आगे से पूछता है खुल के बताओगी भाई, जिसपे 18 आगे से वही लाइन बोलती है सीक्रेट ऑफ हेवन कैन नॉट बी रिवील्ड, यानी कि सच्चाई अभी बताई नहीं जा सकती है, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है। जियांग आगे से कहता है कि छोड़ो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक जुनिवे पूरी तरीके से ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, शायद उसका इस तरीके से गायब होना उसकी ब्लड लाइन से ही कुछ रिलेटेड होगा। अभी के लिए जियांग सबसे पहला काम पूरा करता है जो कि होता है ग्रेवयार्ड को देखना कि वहाँ पे कौन कौन है। इसलिए जियांग साउजिया को बाहर निकालता है, जिसपे साउजिया बाहर निकल के अभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। जिसपे जियांग टॉम स्टोन्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सामने देखो भाई, तुम्हारे लिए मैंने दावत रेडी
रेडी की है। जिसपे साउजिया उसे कहती है कि बस बोल दो भाई क्या करना है, झूठे वादे करने की जरूरत नहीं है। जिसपे जियांग भड़क के कहता है कि उस तरफ देखो तो सही। जिसपे साउजिया का जब सर घूमता है तो फिर उसे जन्नत दिखाई देती है, क्योंकि सामने कई सारी सोल्स थी। बेसिकली ये सोल्स कंज्यूम करता है ना, तो फिर यहाँ पे कई सारे गॉड्स और डीमंस की सोल्स थी जिनको ये डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता है। टोम ऑफ द सी गॉड पोसाइडन, टोम ऑफ द सन गॉड अपोलो, टोम ऑफ द अंडरवर्ल्ड हेडीज, टोम ऑफ द फॉलन एंजल लूसीफर, टोम ऑफ द वाइन गॉड डियोनस। आई डोंट नो व्हाई ये सब कुछ सुनते मुझे डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ क्रेतोस की याद आई, उसी का ही इलाका है ये। तो फिर साउजिया उड़ते हुए उसी तरफ चला जाता है, क्योंकि दावत तो यहाँ पे सच में थी, लेकिन जियांग को यहाँ पे चिंता हो रही थी, क्योंकि ये सभी लेजेंडरी फॉरेन गॉड्स थे। उनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कुछ ज्यादा है बैकग्राउंड तगड़ा रहा होगा, इसलिए उसको साउजिया की चिंता हो रही थी, क्या साउजिया इन्हें हैंडल भी कर पाएगा। साउजिया थोड़ा सा जैसे ही करीब बढ़ता है तो फिर यहाँ पे जो मेन गॉड्स की कबर थी वो थोड़ी सी पीछे चली जाती है, और यहाँ पे जो माइनर गॉड्स थे वो थोड़े से आगे आ जाते हैं, जैसे कि डिफेंसिव पोस्चर यहाँ पे अपना लिया हो। जिसे जियांग इसी बारे में सोचता है कि साला ये लोग अभी भी जिंदा तो नहीं है ना, इस तरीके से फॉर्मेशन कौन बनाता है। तो फिर साउजिया उन लोगों से कहता है ये सब कुछ मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला, खाना खाना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो माइनर घोस्ट थे वो सब बाहर निकलते हैं। घोस्ट क्या गॉड से कह लो, उनकी सोल्स हैं ये, जो कि यहाँ पे मेन गॉड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आए थे। साउजिया उनसे कहते हैं कि ये सभी डिवाइन सोल्स हैं, अच्छा हुआ बाहर आ गए, अब तो इन्हें और भी ज्यादा खाने में मजा आएगा। वहीं पे ये सभी गॉड साउजिया को यहाँ पे धमकी दे रहे थे, ये कहते हुए कि एक कदम भी आगे ना बढ़ाना, नहीं तो मर्सीलेस हो जाएंगे हम लोग। जिसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए हमें बिल्कुल भी यहाँ पे दोष न देना। उतने में साउजिया आगे से स्पीयर ऑफ हेडिस का इस्तेमाल करते हुए उसकी फील्डिंग सेट कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे जो तबाही मचाई जाती है पूछो नहीं, ये डायरेक्ट उन्हें यहाँ पे कंज्यूम करना शुरू करता है, और खाना कहते हुए डायरेक्ट उन्हें यहाँ पे डिवोवर करने लगता है। जिसको देख के इन सभी की फट जाती है, क्योंकि साउजिया जैसे अपना असली रूप लेता है तो ये सभी उसे पहचान जाते हैं कि तो अंडरवर्ल्ड क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल है ना। मुझे लगा था ये तो साले सदियों पहले यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अभी तक जिंदा कैसे हैं। तो फिर साउजिया इनकी तरफ देखते हुए कहता है भागो नहीं, एक एक करके आओ। इसके बाद ये सभी एक साथ साउजिया के ऊपर हमला करने लगते हैं, ये कहते हुए कि इसे बिल्कुल भी मेन गॉड्स के पास में पहुंचने न देना। फिर जियांग साउजिया से पूछता है कि तुम्हारा लेवल अभी भी इतना ज्यादा हाई नहीं है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। तो साउजिया आगे से बताता है कि अभी के लिए तो नहीं है। इसके बाद साउजिया प्रेजेंट सप्रेसिंग एलिफेंट बॉडी को फुल्ली एक्टिवेट करता है, और आगे से यहाँ पे उनके जितने भी हमले थे वो सभी पूरी तरीके से यहाँ पे यूजलेस हो जा रहे थे। साउजिया के डिफेंस के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। जिसके बाद साउजिया अपने बगलिंग से यानी कि बच्चों को बाहर निकालता है और उनसे कहता है आगे की तरफ बढ़ो। जिसके बाद वो सभी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर ये जितने भी गॉड थे वो सभी यहाँ पे डिफेंसिव आरे को एक्टिवेट कर देते हैं। तो फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है 20,000 क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल यहाँ पे एक माइनर गॉड के खिलाफ में फाइट करेंगे तो भी उनके लिए टफ होने वाला है। हालांकि क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल यहाँ पे नेचुरली गॉड और डीमंस के खिलाफ में पूरी तरीके से इफेक्टिव रहती है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा तो यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। वैसे माइनर गॉड को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए, लेकिन जियांग को बस ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सभी जो गार्डियन गॉड्स हैं इन्होंने यहाँ पे अपने ग्रेवस्टोन को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि जो मेन गॉड थे वो तो अपनी कब्र लेके भाग गए। कहीं इनकी कब्र एक तरीके से यहाँ पे सील तो नहीं है जो कि एनिमी वाले अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर सके। खैर हम लोग साउजिया को देखते हैं जो कि इजिली यहाँ पे इनकी डिफेंसिव अरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए जो माइनर गॉड थे उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पे डिवोवर कर लेता है। जिसके बाद हम लोग मेन गॉड्स को देखते हैं जो यहाँ पे इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे ग्रेट क्लैमिटी ऑफ एरा से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, और ये लोग इस तरीके से यहाँ पे फेल नहीं हो सकते हैं जब सिर्फ कुछ ही समय बाकी हो। लेकिन जो गार्ड है अब वो यहाँ पे हारे जा चुके हैं। बढ़िया यही रहेगा कि उन्हें बेफालतू में मरने की जगह पे उन्हें यहाँ पे ये एक्ट दिया जाए कि वो लोग लॉयल्टी की वजह से मारे गए हैं। इनमें से एक गॉड आगे से बोलता है कि शायद से अब हमें यहाँ पे किसी मेन गॉड को भेजना पड़ेगा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम लोग किसको भेजेंगे। तो फिर हम लोग एक गॉड को देखते हैं जो कि अपनी कब्र से बाहर आता है। ये सोल्स ही है या फिर उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा, मुझे नहीं पता। फिर ये गॉड बाहर निकलता है और उनसे कहता है तुम सभी कायर हो जो मरने से डरते हैं, सिर्फ खाली बातें करते हो। तुम्हें नहीं पता जो लोग मरने से डरते हैं वही सबसे पहले मरते हैं। बात सही है पिक्चरों तक, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कितने यहाँ पे अंडरवर्ल्ड क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल हो, मैं जाऊंगा वहां पे। बाय द वे ये गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडीज है। खैर इसके बाद ये सामने की तरफ एक स्ट्राइक मारता है जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जितने भी आर्मर्ड बीटल थे वो सभी यहाँ पे हवा में उड़ते हुए पीछे चले जाते हैं। इसके बाद ये आर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड को यहाँ पे राइज करता है और अपनी पावरफुल एबिलिटी को यूज करने के लिए रेडी होने लगता है, जिससे यहाँ पे साउजिया और उसके साथ में जो उसके बगलिंग से वो भी यहाँ पे खतरे में आ जाएंगे, और जियांग उन्हें बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास ऐसे उनकी यहाँ पे कमी हो रखी है। इसलिए वो साउजिया को वापस बुला लेता है और उसको अपनी बॉडी के साथ में यहाँ पे मर्ज कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम बस खाने का इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा और मुझे भी थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है। इसलिए साउजिया वापस आ जाता है। इसके बाद जियांग डिवाइन एलिफेंट प्रेजेंट सप्रेसिंग बॉडी को यहाँ पे फुल्ली एक्टिवेट करता है और साथ ही में मार्शल गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन हम लोग एडीज को देखते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड एक्सप्लोजन का जैसा इस्तेमाल करता है तो तब तगड़ा धमाका होता है कि उसकी शॉक वेव से ही यहाँ पे जियांग पीछे की तरफ खिसक जाता है। फिर जियांग को इतने से ही समझ में आ जाता है कि उसकी फिजिकल बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो यहाँ पे इसको सह सके। वहीं पे हेडीज उससे कहता है कि तुम सिर्फ 6th रैंक पे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा यहाँ पे सामना कर सकते हो, तुमको पता भी नहीं कि हेवन एंड अर्थ के बीच में कितना डिफरेंस है।
आज तुम यहीं पे ही मारे जाओगे और तुम्हें तो कबर भी नहीं मिलेगी। इसके बाद ये जियांग के ऊपर 2 स्लैश मारता है, वो भी एक्सप्लोजन के साथ में। जियांग जल्दी से यहाँ पे नाइन नेदरवर्ल्ड को चालू करता है और वहां से सील का इस्तेमाल करते हुए हेडिस के जो अटैक थे उनको यहाँ पे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे तो हेडिस भी हैरान हो जाता है। वो आगे से बोलता है कि ये किस टाइप की एबिलिटी है। खैर वो हैरान हो ही रहा था, उतने में जियांग उसके ऊपर यहाँ पे नाइन नेदरवर्ल्ड कर्स से अटैक करता है। तो हेडिस जल्दी से उसको डॉज करता है और उसके ऊपर दोबारा यहाँ पे अंडरवर्ल्ड कर्माइक फ्लेम से हमला करता है। और ये वाला अटैक नाइन नेदरवर्ल्ड को लगा था और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, जिससे जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये नाइन नेदरवर्ल्ड की पावर के खिलाफ में फाइट कैसे कर पा रहा है। कहीं ये डिवाइन किंग रियलम पे तो नहीं, या फिर यहाँ पे नाइन नेदरवर्ल्ड की क्वांटिटी और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मैंने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उतने में नाइन बाहर निकलती है और वो जियांग से कहती है कि मैं मदद करती हूँ तुम्हारी इसको हैंडल करने में। और वो डायरेक्ट हेडिस के ऊपर नाइन नेदरवर्ल्ड किल का इस्तेमाल करती है, जिससे यहाँ पे हेडिस के ऊपर काफी ज्यादा जोर पड़ता है। लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक होली प्रोटेक्शन आ जाती है, जिसको देख के ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि कोई एबिलिटी यहाँ पे कैसे नाइन नेदरवर्ल्ड किल को ब्लॉक कर सकती है। तो फिर हम देखते हैं कि इस होली लाइट का इस्तेमाल यहाँ पे गॉडेस ऑफ विजडम एथेना ने किया था, जो कि नेचुरली यहाँ पे डार्क एबिलिटीज को पूरी तरीके से काउंटर कर सकती है। इसलिए जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद से यहाँ पे सावो की एबिलिटी काम आ सकती है एथेना के खिलाफ में। लेकिन उतने में 18 खुद ही बाहर आ जाती है, जो कि यहाँ पे एथेना के बारे में सुन के आई थी कि कोई खुद को यहाँ पे विजडम बुला रहा है। देखते हैं भाई कि इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने कोई खुद को यहाँ पे इतना बुद्धिमान बुलाए। वह जियांग 18 को देख के अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये लड़ेंगी भी, लेकिन कैसे लड़ेंगी, इनके पास कोई फाइटिंग एबिलिटी ही कहाँ पे है भाई। उसके पास है जवान, जो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है, वो भी पैनी। वह पे एथेना 18 को देख के यही सोच रहे थे कि ये पक्का कोई बगी होगी। उतने में यहाँ पे 18 उसके पीछे ही आ जाती है, वो भी पलक झपक के, और उसे कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं और खुद को यहाँ पे गॉडेस ऑफ विजडम कह रही हो। बड़ी शर्म की बात है भाई। वह पे एथेना को समझ में आ जाता है कि 18 कोई खेलने की चीज नहीं है। वो उसकी होली लाइट को इग्नोर करके एकदम उसके पीछे आ गई और उसे पता भी नहीं चला। खैर इसके बाद 18 एथेना को पकड़ के उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग हो, तुम्हें तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ ब्यूटी बुलाना चाहिए था। विजडम के बारे में भूल जाओ, नहीं वो एफ्रोडिटी है। गॉड ऑफ वॉर खेलने वाले काफी अच्छे से जानते हैं। खैर एथेना पीछे मुड़ के यहाँ पे 18 के ऊपर हमला करती है, ये कहते हुए कि मेरी बुद्धिमानी के ऊपर शक न करना। लेकिन उसके हमले का यहाँ पे 18 के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। वह जियांग को 18 की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि 18 के पास यहाँ पे कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है तो वो निपट सकती है। लेकिन 18 उससे कहती है कि इतनी भी कमजोर नहीं हो भाई, काहे इतना ज्यादा चहल रहे हो। इसके बाद 18 एथेना से कहती है कि अटैक बढ़िया था, लेकिन तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती हो। एथेना भी अपने मन के अंदर यही सोचती है कि मेरे अटैक से इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। वह जियांग को समझ में आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही 18 की चिंता कर रहा था। वह 18 एथेना को रेज बेट करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात थोड़ी नहीं कर रही, यहाँ पे जितने भी हैं तुम सभी को मिला के भी तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। वह पे हम लोग हेडिस को देखते हैं, जिसके हालात खराब थे, लेकिन इसके बावजूद वो 18 को चिल्ला रहा था, ये कहते हुए कि जबान ना चलाओ। तो एथेना उससे कहती है कि तुम आराम से बैठो, तुम्हें चोट लगी हुई है, ज्यादा उछलो नहीं। जिस पे 18 आगे से हंसते हुए कहती है कि ये भले ही यहाँ पे इतनी बुद्धिमान ना हो, लेकिन इतनी बुद्धि तो है कि यहाँ पे इसे अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए। जिससे हेडिस को और भी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कहीं पे 18 अटैक करने का तरीका उसकी काली जबान तो नहीं कि ये जो भी बोल दे वो सच हो जाए। जिसमें 9 भी आगे से इसी बात के ऊपर दाव लगाती है, कहते हुए कि हाँ ये बात सच हो सकती है, काली जबान कहीं भी चल जाती है। तो 18 उन सभी लोगों से कहती है कि मैंने बहुत कर ली फालतू की बकवास, ये तुम्हारे पास आखिरी चांस होगा। अगर तुम अभी भी यही दिखावा करोगे कि तुमने कुछ भी नहीं देखा तो फिर शायद से तुम्हें यहाँ पे फाइट बैक करने का मौका भी ना मिले। वहीं पे एथेना को समझ में आ रहा था कि 18 सिर्फ इन लोगों को उंगल नहीं कर रही, वो यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर वो यहाँ पे बाकी गॉड्स को बाहर आने से रोकेगी तो फिर क्या वो और हेडिस दोनों यहाँ पे उन्हें हैंडल भी कर पाएंगे। खैर एथेना कुछ भी सोचे, इसके बाद यहाँ पे सभी गॉड्स बाहर आ जाते हैं, यहाँ तक कि जियोस भी आता है, किंग ऑफ गॉड्स। वहीं पे जियांग भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि 18 करना क्या चाहती है, उसने एक बार में इन सभी को उंगल क्यों कर दिया। उसके पास कोई तरीका तो नहीं है कि वो यहाँ पे इन सभी को हरा सके, या फिर वो मेरे साथ ही कुछ यहाँ पे खेल वेल कर रही है। खैर इसके बावजूद जियांग सभी लोगों को बाहर निकाल लेता है, जस्ट इन केस कुछ उल्टा सीधा हो जाए, सेफ्टी रखनी पड़ती है भाई। वहाँ पे सभी गॉड्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जियांग यहाँ पे इतने सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डिवोरिंग स्काई लोक्टस, द व्हाइट सोल डिवोरिंग एंट, और साथ ही में कई सारे प्रिमोर्डियल बीइंग्स, वो भी अलग अलग नेशन से। एथेना जियांग से पूछती है कि तुम हो कौन और तुम इतने सभी नेचुरल डिजास्टर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जिस पे जियांग खुद का नामकरण करते हुए कहता है मैं हूँ क्लेमिटी ऑफ लॉर्ड जियांग चैन। ये दुख की बात है कि तुम्हें कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम सभी खाना बनने वाले हो। इसके बाद जियांग साउजिया के साथ टीम अप करता है ताकि वो जियोस की फील्डिंग सेट कर सके, और वो 9 को नीचे ही छोड़ देता है बाकी लोगों को हैंडल करने के लिए। वहीं पे वो साबू से कहता है कि तुम जाके यहाँ पे एथेना के साथ निपटो। वहीं पे वो सॉलैंड को अपोलो के पीछे छोड़ देता है और पांचों बेस्ट से बोलता है कि तुम अपने लिए चुन लो, बस यहाँ पे बॉडीज छोड़ देना, वो साउजिया के लिए हैं। इसके बाद साबू सबसे पहले एथेना की तरफ आगे बढ़ती है उसकी फील्डिंग सेट करने के लिए। वहीं पे एथेना अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे स्काई डिवोरिंग लोक्टस काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका यहाँ पे स्केल नेचुरल डिजास्टर तक नहीं पहुंचा है, तो फिर वो लोग उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो यहाँ पे होली लाइट आर्मर प्रोजेक्शन को स्टार्ट करती है
और यहाँ पे एक डिफेंसिव शील्ड बना लेती है। सब वो भी आगे से सभी यहाँ पे बगलिंग्स को मर्ज करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और यहाँ पे उस होली लाइट के ऊपर हमला करती है और सब वो इजीली यहाँ पे होली लाइट को डिवोवर करने लगती है, जिसपे एथेना उससे कहती है तुम्हारा लेवल इतना हाई नहीं है, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो। इसके जवाब में सब वो यही कहती है कि उसने अपना लाइफ ट्रांजिशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसका ये आर्मर यहाँ पे उसके किसी काम नहीं आने वाला। लेकिन सच्ची बात यह है कि अपनी फुल पावर को भी इस्तेमाल ही नहीं कर सकती है, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पे उन्हें चूरन दे रही है। जैसे कि परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे वो दोबारा होली आर्मर को खाने की कोशिश करती है तो फिर उसके दांत टूट जाते हैं, तो वो जल्दी से वुड वाइटलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे हील करती है। दरअसल एथेना का यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे एबिलिटी को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, इसलिए 18 बाहर निकलती है और वो सबो को समझाती है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बेवकूफी के साथ ना फाइट करो। सबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर 18 उसे बताती है कि यहाँ पे एथेना वाइटलिटी को कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। और वहाँ पे 5 एलिमेंटल की असली पावर ये है कि उन्हें यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, काउंटर करे और उन्हें यहाँ पे एक ही सिस्टम के अंदर बदल सके। सबो को ये बात काफी जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी यहाँ पे शुक्रगुजार नहीं थी। एथेना ऊपर ऊपर से तो बोल रही थी कि कोई भी स्ट्रेटेजी लगा दो तुम मेरे आर्मर को नहीं तोड़ सकते। हालांकि उसे अंदर से ये जरूर पता था कि 18 ने कोई खिचड़ी पकाई है तो फिर उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस पे सावो कहती है ऐसा क्या, जिसके बाद वो यहाँ पे जिया वुड का इस्तेमाल करती है वाइटलिटी के साथ में, जिससे एथेना को समझ में आ जाता है अगर उसने यहाँ पे जिया वुड को रिफ्लेक्ट किया तो फिर इससे यहाँ पे सिर्फ सावो को फायदा होगा, वो उल्टा यहाँ पे उसे हील कर देगी। और एथेना अपनी एनर्जी का इस्तेमाल क्यों करे भाई दूसरी पार्टी को यहाँ पे हील करने के लिए, और खुद का नुकसान क्यों करे। लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकती क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे सावो अपने एलिमेंटल को चेंज करके उसके ऊपर हमला कर देगी। तो फिर एथेना सिर्फ ऐसा दिखाती है कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन वो करती नहीं और थोड़ी थोड़ी पावर एब्जॉर्ब करती रहती है। सावो को इस बारे में पता था कि एथेना ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसे यहाँ पे इस बारे में पता था, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन के ऊपर एक भवन टाइप में बनाया था जो कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए है, इसलिए वो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्शन को जितना हो सके उतना ज्यादा जियावुड को एब्जॉर्ब करने के लिए देती है। तो फिर प्रोजेक्शन जितना हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे जियावुड को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। इसके बाद सावो अपनी अगली चाल चलती है, क्योंकि लकड़ी से यहाँ पे आग बनती है, तो फिर वो जल्दी यहाँ पे लिली फायर का इस्तेमाल करते हुए पूरे प्रोजेक्शन के ऊपर ही यहाँ पे आग लगा देती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा जियावुड को एब्जॉर्ब किया था, जिससे एथेना के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि वही तो यहाँ पे उस प्रोजेक्शन को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए उसकी भी बॉडी यहाँ पे जलने लगती है। इसके बाद सब वो अर्थ एलिमेंटल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एथेना को पूरी तरीके से लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो गैंग मेटल का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को पूरी तरीके से तोड़ देती है और एथेना का खेल यहीं पे ही खत्म हो जाता है। इसके बाद वो जियांग से पूछती है कि मदद चाहिए क्या। जियांग इतने समय जियोस के साथ में फाइट कर रहा है, तो वो आगे से कहता है नहीं, इसको मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। जिस पे सावो कहती है ठीक है फिर मैं चले दूसरे शिकार के ऊपर। जिसके बाद जियोस यहाँ पे जियांग के ऊपर अपने थंडर एलिमेंट से हमला करता है, तो जियांग थंडर फ्लैश का यूज करते हुए उसे डॉज करता है। जिसके बाद वो जियोस के ऊपर थंडर पनिशमेंट इविल आए और साथ ही में मेरिडियन थंडर टेलीविजन का इस्तेमाल करते हुए हमला करता है। तो फिर जियोस आगे से अपने थंडर डिवाइन स्टाफ यानी कि जादुई डंडे की मदद से उस थंडर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो उतने में ही जियांग आगे से इंपीरियल आर्मी फॉर्मेशन प्रेजेंट सप्रेसिंग एलिफेंट बॉडी को एक्टिवेट करता है और जियोस के ऊपर लगातार स्ट्राइक्स मारता है, वो 5 एलिमेंटल टेक्निक का यूज करते हुए गैंग मेटल के साथ में, और साथ ही में अपनी ब्लेड को भी मर्ज करके, जिससे जियोस के ऊपर काफी ज्यादा भारी डैमेज पड़ता है। लेकिन जियोस अभी भी खुद को यहाँ पे हैंडल किए हुए था, ये कहते हुए कि वो किंग ऑफ गॉड्स है, वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे किसी चीटी से हार सकता है। जिसके बाद वो जियांग के ऊपर एक और तगड़ा स्लैश मारता है, तो जियांग आगे से 5 एलिमेंटल अर्थ एलिमेंट का यूज करते हुए सामने एक पहाड़ ले आता है, जो कि जियोस के स्लैश को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद जियोस गुस्से में भड़क रहा ही था कि उतने में ही जियांग उसके ऊपर एक स्ट्राइक मारता है और उसे एक जगह पे ही पिन डाउन कर देता है, जिसको यहाँ पे साउजिया ने रिलीज किया था, वो भी पीछे से। और साउजिया जियांग से कहता है कि आपकी बुद्धि काफी तेज है, आपने इतना सब कुछ किया सिर्फ जियोस का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि मैं पीछे से यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर सकूं। जिसपे वो जियांग को बताता है कि ये आर्ट ऑफ वॉर है बेटा, एनिमी का ध्यान भटका के पीछे से स्ट्राइक करना सब कुछ फेयर होता है। वहीं पे हम लोग 18 को देखते हैं, जो कि ऊपर से सब कुछ देख रही थी, और वो हम लोगों को बताती है कि ये जो फॉरेन गार्ड्स हैं इनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, इनको कोई तीसरा बंदा निपटा जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर या फिर कुछ ही मिनट्स के अंदर ही। इसने जो सभी गार्ड्स को उंगल किया था कि सबके सब बाहर आओ, नहीं तो फाइट बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। 18 ने ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि जियांग को यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके, नहीं तो ये ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से वेस्ट हो जाती जब सब गॉड्स की फील्डिंग सेट हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा होगा अभी आगे देखना। इसके बाद हम लोग अपोलो को देखते हैं, जो कि सोलार सोल सीज का इस्तेमाल करते हुए साउलैंड के ऊपर हमला करती है, तो वो पीछे की तरफ भाग जाती है और उसके थोड़े थोड़े बच्चे भी यहाँ पे जल जाते हैं। तो फिर अपोलो आगे से कहता है इतना ही डर लगता है तो फिर यहाँ पे आई क्यों फाइट करने के लिए। और वो साउलैंड से कहता है कि मेरी सोलार सोल सीज एबिलिटी यहाँ पे सिंपल पाथ को फॉलो नहीं करती, वो इधर उधर भागती है और एक तरीके से जाल बनाती है जिसके अंदर तुम फंस गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे साउलैंड सच में सोलार हेवनली नेट के अंदर फंस गई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, ये कहते हुए कि तुम्हें सच में ये लगता है कि ये स्कैरी है। जिस पे अपोलो से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो यहाँ पे फंसी हुई हो ना, तुम्हें डरना चाहिए कि मुझे डरना चाहिए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं। उतने में हम लोग देखते हैं कि अपोलो के ऊपर यहाँ पे ब्लू डॉट्स आने लगते हैं, बेसिकली
इजिली यहाँ पे सॉलन के जो भी बच्चे हैं वो अपोलो की बॉडी के अंदर जा चुके हैं, उसकी डिवाइन कॉन्शियस के अंदर। तो सॉलन उसे बताते हैं कि जब तुम यहाँ पे अपना सो कॉल्ड फ्लोर प्रूफ प्लान अपना सेट वेट कर रहे थे ना, उतने में मैंने अपने बच्चे तुम्हारे पास भेज दिए थे। तो अपोलो जल्दी से अपने हेवनली नेट का इस्तेमाल करते हुए सॉलन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उतने में सॉलन डिवाइन फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने आप को धुएं से कुछ में तो बदलती है और बड़ी तेजी के साथ में यहाँ पे अपोलो के नेट को पार करते हुए बाहर आ जाती है, ये कहते हुए कि मैं ओरिजिन ऑफ वाइड हूँ तो मुझे कभी पकड़ ही नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी सोल हम लोगों के द्वारा जरूर खा ली जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत ही जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद अपोलो की भी फील्डिंग सेट हो जाती है। वही पे वो दूर से ये सब कुछ देख रही थी और ये आगे से कह रही थी ये तो अकेले ही सब कुछ हैंडल करे लग रही है, मुझे लगा था मदद की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम लोग 9 को देखते हैं जिसने अकेले यहाँ पे हेरा को संभाल रखा था और उसे यहाँ पे खत्म भी कर दिया था। साउजी अकेले यहाँ पे कई सारे गॉड्स के साथ फाइट कर रहे थे क्योंकि उसके पास नीदर वर्ल्ड कर्स जो है, इसीलिए वो इजिली यहाँ पे गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ फायर के साथ में फाइट कर रही थी। और क्योंकि साउ वो यहाँ पे 9 से चिढ़ती है, इसलिए वो बिल्कुल भी उसे स्पॉटलाइट चुराने नहीं दे सकती, इसीलिए वो यहाँ पे इस फाइट के अंदर घुसती है और किसी एक गॉड को चुन लेती है, ये कहते हुए कि गॉड ऑफ वॉर काफी ज्यादा बढ़िया है, उसी के साथ निपट लेती हूँ। 9 जैसे ही देखती है कि यहाँ पे सावो भी आ गई है तो वो जल्दी से 9 नीदर वर्ल्ड कर्स को रिमूव कर देती है। वो बिल्कुल भी फालतू में यहाँ पे सावो के साथ फाइट नहीं करना चाहती, जिससे यहाँ पे जियांग को कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर वो फाइट करना चाहती है तो फिर वो उसे शांति के साथ फाइट करने देगी। वो अपना सारा फोकस हेरा और हेडिस के ऊपर कर लेती है। जिसके बाद हम लोग गरुड़ा को देखते हैं जो कि यहाँ पे पोसाइडन के साथ में फाइट कर रहा था। पोसाइडन उसके ऊपर यहाँ पे सुनामी के साथ में हमला करता है, तो फिर गरुड़ा आगे से यहाँ पे अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए एक तगड़ा स्लैश मारता है, जिससे वो सुनामी को इजिली यहाँ पे रोक लेता है। तो पोसाइडन और ज्यादा भड़कता है, तो फिर गरुड़ा उसके ऊपर स्काई सैटरिंग डिसेंट का इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट उसके ऊपर यहाँ पे एक उल्का पिंड की तरीके नीचे गिरने लगता है। और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि पोसाइडन अपने घुटनों पे आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में और भी ज्यादा भड़कता है और एफर्टलेस माइट का इस्तेमाल करते हुए कई सारे यहाँ पे ओशियन को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से सुनामी आ रही थी और वो सभी बवंडर गरुड़ा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन गरुड़ा को इससे भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो आगे से कहता है ये कौन सी बकवास ट्रिक है भाई, कुछ अच्छा इस्तेमाल करो। हम लोग ओरिची को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे गोल्डन लाइन से कहता है कि गॉड ऑफ वाइन तुम्हारा हुआ और गॉडेस ऑफ लव मेरी है। गोल्डन लाइन उससे कहता है कि तुम चलो अच्छा जो तुम्हें चूज करना है करो। इसके बाद ओरिची जब एफ्रोडिटी के पास पहुंचता है तो उससे सवाल पूछता है कि मेरे ये सवाल दिल में कई सालों से दफन है, तुम एक मैच मेकर के तरीके काम करते हो बहुत सारे कपल्स के लिए, लेकिन क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा, क्या तुम अपने ही हाथों से अपने दिल के ऊपर निशाना लगा सकती हो प्यार वाले तीर से। इसका दिमाग खराब हो गया है प्यार देख के। उतने में गोल्डन लाइन इसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है साले, तुम्हें उसके साथ निपटना है, प्यार भरी बातें क्यों कर रहे हो। इसके बाद वो कहता है कि साइड चेंज करो, मेरे पास कोई डिजायर नहीं है तो फिर मैं एफ्रोडिटी को हैंडल कर सकता हूँ। तो ये साइड चेंज करने के लिए मान तो जाता है, लेकिन गोल्डन लाइन से कहता है कि चलो कर लो, लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम हूँ, एफ्रोडिटी मुझे हैंडल नहीं कर सकती। इस पे गोल्डन लाइन आगे से कहता है साले चेहरा देखा है कभी शीशे में, 8 शीशे लगेंगे तुझे और वो 8 ही बोलेंगे बदसूरत है तू। जिसके बाद हम लोग गॉड ऑफ वाइन को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहता है अच्छा तुम आए हो, चलो अच्छी बात है, सांप का इस्तेमाल करके अच्छी वाइन बनाऊंगा। तो ये भड़क जाता है और डायरेक्ट अपने फॉक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन गॉड ऑफ वाइन इजिली यहाँ पे अपनी वाइन का इस्तेमाल करते हुए उसके फॉक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। इसे तो ओरिची भी हैरान हो जाता है कि ये किस टाइप की वाइन है भाई जो कि इजिली यहाँ पे उसके क्रॉसेसिव मिस्ट को यहाँ पे ब्लॉक कर सकती है। और क्योंकि ये गॉड ऑफ वाइन है तो फिर ये अपनी वाइन के बारे में बताने लगता है कि ये स्पेशल वाइन है जिसको इसने यहाँ पे 10,000 सालों से इसको यहाँ पे फर्मेंटेट किया है, इसलिए इसे निपटना आसान चीज नहीं होगी। ये वाइन वाली बात जैसे यहाँ पे 18 को सुनाई देती है तो वो आगे से कहती है मुझे भी ट्राई करने दो, जिसके बाद अपनी बाटली नीचे की तरफ करती है। तो फिर ये गॉड ऑफ वाइन्स के पास जितनी भी वाइन थी उसे अपने अंदर भर लेती है, जिससे ओरोची को मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो तुरंत गॉड ऑफ वाइन के ऊपर हमला करता है, ये कहते हुए कि चलो भैया तुम्हारा खेल खत्म। इसके बाद हम लोग जियोस को देखते हैं जो कि आगे से उस स्पीयर को अपने से बाहर निकालते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो फिर वो यहाँ पे हमेशा के लिए सो जाएगा, यानी कि मारा जाएगा। तो बेजियांग आगे से कहता है बुढ़ऊ काहे लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्रेटोस के सामने तो नहीं किए थे। खैर इसके बाद जियोस उन सभी लोगों से कहता है कि होल्ड बैक करना बंद करो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, भले ही तुम्हें यहाँ पे अपने लाइफ स्पैम को बंद करना पड़े, लेकिन करो अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करो और इस बैटल से बाहर निकलो। इसके बाद हम लोगों को एक एक करके यहाँ पे जितने भी गॉड्स थे उन सभी की हालात दिखाए जाते थे और इनके हालात कुछ ज्यादा ही खराब है, या तो निपट चुके हैं या तो फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। सबसे ज्यादा खराब तो यहाँ पे अपोलो के हैं बेचारे के। जिसके बाद हम लोग ओरोची और गोल्डन लाइन को देखते हैं, इनके भी हालात खराब हैं। वो पैसा वो अपने काम में लगे हुए और बाकी इन लोगों ने भी सब कुछ अपनी तरफ से हैंडल कर लिया है। जियोस यहाँ पे इन लोगों से कहता है फुल पावर का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक करो, तो एथीना आगे से कहती है कि वो लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिस्टीरियस एंटिटी है, अगर उन लोगों ने कुछ किया तो वो लोग डायरेक्ट मारे जाएंगे। जिसपे जियोस आगे से कहता है अगर उन लोगों ने फाइट बैक नहीं किया तो भी वो लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। रही बात मिस्टीरियस एंटिटी की तो फिर शायद से वो यहाँ पे कुछ भी ना करे। जिसको सुन के यहाँ पे 18 आगे से बोलती है कितना ज्यादा नादान है। जियांग इस चीज से नर्वस हो जाता है तो वो अपने सभी लोगों से कहता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करो और इस बार इन्हें खत्म कर देना, बिल्कुल भी चांस ना देना इन्हें फाइट बैक करने का। 18 आगे से कहती है कि इतना
ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, छोटा सा तो मामला है, लेकिन बाय द वे क्यूट है ये। खैर इसके बाद हम लोग जियोस को देखते हैं जो कि फुल पावर का इस्तेमाल करता है, तो फिर ये सभी अपनी फुल पावर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रांसफॉर्म होकर अपनी फुल फॉर्म को ले लेते हैं। और फिर ये जैसे अपने फुल फॉर्म को लेते हैं तो उनकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, यहाँ तक कि जियांग को भी समझ में आ जाता है कि ये है इनकी असली ताकत। अभी तक तो ये लोग यहाँ पे होल्ड बैक कर रहे थे। खैर इसके बाद ये लोग अपनी गॉडी रिटर्न फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ये हमला करने को जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तैसे ही इन लोगों के ऊपर एकदम होली लाइट गिरती है, बहुत ज्यादा रोशनी वाली, और पलक झपकते ही इनके मुंडी के अंदर छेद हो जाता है और ये सभी एक बार में ही यहाँ पे मारे जाते हैं और पंछी की तरीके धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि 18 ने बताया था कि यहाँ पे कोई तो है जो कि यहाँ पे इन सभी को खत्म कर देगा। इसने अंगल इसीलिए किया था ताकि जियांग को यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या, जिसके बाद वो आइस ऑफ वॉइड का इस्तेमाल करते हुए एग्जामिन करने की कोशिश करता है, तो फिर उसे सिर्फ यही पता चलता है कि जितने भी गॉड हैं वो सभी मारे जा चुके हैं 1 सेकंड से कम के अंदर। जैसे जियांग इसी बारे में सोचता है कि यहाँ पे 18 ने यही बात बोली थी पहले भी। जियांग को समझ में आ जाता है कि 18 को इस बारे में पता होगा, इसलिए वो यहाँ पे 18 के पास जाता है कुछ सवाल जवाब के लिए, तो 18 आगे से मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा लेवल कम है, अगर तुम जानोगे तो फिर मारे जाओगे। बस मैं तुमको इतना बता सकती हूँ कि सऊजिया को जो खाना है वो लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे और भी कई सारे फॉरेन गार्ड्स हैं हमारे सामने। इसके बाद वो जियांग को बताती है कि 9 से 8 लेयर के अंदर जितने भी यहाँ पे गॉड ऑफ डिमन थे उन सभी को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है और टोटल यहाँ पे 10,024 क्रॉप्सेस है उनकी। इसको तुम एक गिफ्ट समझ लो जो कि ऊपर से तुम्हारे लिए आया है, इतना काफी होगा तुम्हारे क्रिम्सन आर्मर्ड एलिफेंट बीटल को ग्रो करने के लिए। जियांग आगे से कहता है कि इतने सारे सभी एक बार में कैसे मारे गए और ये गिफ्ट किसकी तरफ से है, कौन है जो मेरी मदद कर रहा है और उनका लेवल क्या है। इस पे 18 जियांग को यही बताती है कि वो बस चेस प्लेयर्स हैं, हालांकि तुम उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेस मूव्स में से एक हो, तुम कोई ऑर्डिनरी चेस पीस नहीं हो। जिसके बाद वो जियांग से कहती है कि तुम एक ऐसे चेस पीस हो जो कि यहाँ पे चेस बोर्ड से बाहर भी जा सकता है। जिसके बाद सिंसिडो के किसी अलग ही जगह पे आ जाता है, जहाँ पे हम लोग उसी बुढ़ऊ को देखते हैं जो कि यहाँ पे इस 9 के साथ में था जब उसने यहाँ पे ओवरसीज 3 आइलैंड के दौरान में 9 नेदरवर्ल्ड को पहली बार समन किया था। और बाय द वे इसकी टोपी के ऊपर यहाँ पे हम लोग एक ट्री को देख पाते हैं जो कि शायद से यहाँ पे जियांग का ग्रैंडपा ट्री है। पता नहीं ये बुढ़ऊ और ग्रैंडपा ट्री दोनों अलग अलग है या फिर एक ही बींग है। अलग ही बींग है, क्योंकि ये जब पेड़ आता है इसकी टोपी के ऊपर तब ये कहता है कि हजारों साल बीत गए हैं, चलो तुम वापस तो आए, एक और नींद ले लो तुम। जिसके बाद जियांग को देखते हुए कहता है कि चलो हमारी मुलाकात हो ही गई और इस लड़के के पास भी अच्छा टैलेंट है, शायद से ये एसेंस ऑफ वे ऑफ डिवाइन आर्चर को हासिल कर सके। आर्चर मींस तीरंदाज, और इसके पास तो यहाँ पे जियोली की ब्लड लाइन भी है। चलो इसको हवी के पास भेज देते हैं, शायद से ये उसकी लेगेसी को हासिल कर सके। यानी कि इन्हीं बुढ़ऊ ने यहाँ पे जुआन युए को टेलीपोर्ट मरवाया था। बाय द वे हावी एक लेजेंडरी आर्चरर है जो कि यहाँ पे मिथोलॉजी के अंदर मिस्टिकल फिगर माना जाता है, डिवाइन आर्चरर। बाय द वे ये मून गॉडेस चंगी का हस्बैंड भी था। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हेवनली वनरेबल को देखते हैं जो कि आगे से बोलता है इतने सालों की प्लानिंग के बाद ये बच्चा आखिरकार यहाँ पे आ ही गया। जिस पे ये बुढ़ऊ भी आगे से उसे यहाँ पे ग्रीट करता है कि हाँ ये आ गया है। हेवनली वनरेबल आगे से बताता है कि हमारे अलावा भी कोई है जो कि यहाँ पे रिवर ऑफ टाइम के जरिए इसकी मदद कर रहा है। मैं पता नहीं लगा सकता कि वो कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास कई सारे सीक्रेट है, शायद से वो फ्यूचर वाला जियांग है। रिवर ऑफ टाइम बोला ना, बाय द वे और कोई भी हो सकता है। खैर इनके अलावा भी कुछ और भी इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पे मदद कर रहे हैं, या फिर कोई अलग चीज है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जियांग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनता है तब तक सब कुछ बढ़िया है। बाय द वे जियोस और उसके जितने भी साथी थे जो मारे गए थे वो इन्हीं दोनों ने किया था, हेवनली वनरेबल ने। ये एक तरीके से गिफ्ट था जो कि ये लोग अपनी पहली मीटिंग में दे रहे हैं जियांग को। इसके बाद बुढ़ो जिनके सर के ऊपर यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है वो आगे से कहते हैं ये वर्ल्ड मेरी यानुवांग रेस को बिलोंग करता है। यानुवांग वही रेस है जिसके बारे में यहाँ पे ग्रैंडपा ने बोला था अगर तुम्हें मौका मिले तो फिर प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करना। और बाय द वे यानुवांग का मतलब होता है एंसेस्टर ऑफ चाइनीज रेस। इसके बाद बुढ़ो आगे ये भी बता देते हैं कि इतने सालों में कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे हेवेली डाउ से बच के यहाँ पे खुद को ट्रेन किया है और वो सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। यानी कि ये जो गॉड्स मारे गए हैं इन लोगों ने यहाँ पे हेवेली डाउ को चीट करके अपनी कल्टीवेशन को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था, इसलिए मरना डिजर्व करते हैं। बड़ो आगे से बताते हैं लेकिन आपने जो इतने सभी लोगों को मारा और कई सारे तो एम्परर भी इसमें निपट गए हैं। मुझे बस इसी बात की चिंता है कि जो यहाँ पे पुराने राइवल्स हैं उन्हें भी इस बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। हेवनली वनरेबल आगे से बताता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। टियान्युआन यानी कि वही फॉरबिडन जोन जहाँ पे जियांग है बहुत ही जल्द टाइम ऑफ रिवर के अंदर जाके पूरी तरीके से तहस महस हो जाएगा, तो फिर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस पे बड़ो आगे से कहते हैं ठीक है फिर मैं समझता हूँ आपकी बात को। तो फिर बड़ो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हेवनली वनरेबल ने यहाँ पे जियांग को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है और यहाँ पे जियांग के जो बीटल है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो फिर उन्हें भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। वो जियांग को कुछ गिफ्ट देना चाहता है तो वो अपने पास से यहाँ पे 9 नेदरवर्ल्ड फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालता है जो उसने कई सारे एरा से कलेक्ट किए हुए हैं। अगर हेवनली वनरेबल जियांग के यहाँ पे आर्मर्ड बीटल को स्ट्रॉन्ग बना सकता है तो वो जियांग को कुछ ऐसा देगा जिससे वो यहाँ पे जियांग के 9 विंग्ड मियास्मा को स्ट्रॉन्ग कर सके। जिसके बाद वो जियांग के लिए उन 9 फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे रिलीज कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग के साथ क्या होता है। बाय द वे अगला एपिसोड थोड़ा सा लेट आएगा, 7 चैप्टर बचे हुए हैं जिनके अंदर यहाँ पे 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं होगा और ऊपर से
बीच में फाइट है और सस्पेंस है। तो बाय बाय, मेरी दिहाड़ी खत्म हुई।